जोर का जोड़ में खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। या एक नया दिन और PSL 8 के कल के गैप के बाद आज पिंडी में खेला जाएगा एक और मैच, यानी पहला मैच पिंडी में। पिंडी वुड बी दी नेक्स्ट वेन्यू जो कि अनफोल्ड होगा आज, और उस मैच के हवाले से बात करेंगे बिकॉज कल हमारी बहुत डिटेल डिस्कशन हुई अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई होप आपने कल का शो हमारा एंजॉय किया होगा, बट आज जो है वो और बहुत सारा मजा आने वाला है। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, इट्स गोइंग टू बी मैच नंबर 17। जिन लोगों को स्टैट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है वो इस बात को समझ रहे होंगे कि वी आर मोर देन हाफ वे थ्रू द लीग स्टेज नाउ, यानी लीग स्टेज तकरीबन आधी हो चुकी है और अब जो है वो जाहिर है कुछ एक शक्ल बनती हुई नजर आ भी रही है और नहीं भी रही है। और आज का मैच इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज जो टीमें मैच नंबर 17 में आमने सामने आने वाली हैं, यही वो टीम है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि दे विल बी फाइटिंग फॉर द 4th स्लॉट इन द क्वालिफिकेशन जोन। सो पेशावर ज़ल्मी टेक ऑन कराची किंग्स टुडे एट द रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, जहां पे जैसे सवेरा टोल्ड यू पहला मैच आज होने वाला है हुनकी के माहौल में। पिंडी में जरा बारिश हुई है इस्लामाबाद में पिछले 2-3 दिन, अच्छा जबरदस्त मौसम हो गया है। सो फ्रॉम कराची इन लोगों को एक बहुत अच्छा ये चेंज मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स टुडे इज द 1st ऑफ मार्च एज वेल। और 1st ऑफ मार्च की एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और वो क्या है सवेरा? बिल्कुल जी, 1st ऑफ मार्च की जब आप बात करते हैं, बिल्कुल जी यार क्या लाहौर को भी इन करें जरा, अपने लाहौर की भी टीम लाहौर के भी भाई हमारे अभी नहीं, अभी लाला अभी दे दिया जो है लाहौर के भी हम अपने पैनलिस्ट को जो है वो इन करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम मिसबा, इमाम, इरम, खुश आमदीद। और फौरन ही यहाँ पे सेलिब्रेशन का माहौल हमने शुरू कर दिया बिकॉज आज है 1 मार्च और आज जो है ऑफिशियल लाला की आज बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, मेरे सारे दोस्तों का। तो मेरा ख्याल से जिसको जो बर्थडे का गाना आता है वो गुनगुना देगा और हम केक काटेंगे। केक काटूं फिर मैं? बिस्मिल्लाह करें। तो अच्छा मैं एक बात बताऊं, बड़ा कम मनाता हूँ अब। 30 के बाद ना ये दिन मैं कम मनाता हूँ क्योंकि हमें तो फिक्र होनी चाहिए, उम्र गुजरती जाए। लाला देखे दूसरी तरफ से भी देख सकते। अच्छा, लाहौर में भी हमने केक का इंतजाम किया हुआ है, तो लाहौर की हमारी जो इंतजामिया है जरा वो भी केक पहुंचा दे। अगर अभी तक केक पहुंचे नहीं है, इमाम जरा कंफर्म तो करेगा केक आया है नहीं अभी तक? जी वो केक आ रहा है, थोड़ा सा रास्ते में जरा रोड ट्रैफिक ब्लॉक है तो बस आ रहा है। ऑलरेडी इरम ने आते के साथ ही बोल दिया था। नहीं केक हमने वहाँ बिल्कुल अरेंज किया हुआ है। फिर अभी ये रोक के रखते हैं कि एक साथ हम लाला केक काटेंगे। और इरम ये आपको क्या जरूरत है ट्वीट करने की कि लाला मुझे डेट का पता नहीं है लेकिन मैं फिर भी मुबारकबाद देती हूँ। नहीं हंसो नहीं, सीरियस बात कर रहा हूँ मैं। किसी ने मुझे टैग किया हुआ था, मुझे स्टिल नहीं पता था कि वाकई ये असल वाली इतना अजीम दिन तुम्हें नहीं पता था 1 मार्च। इरम लाला ने आपके ट्वीट्स पे ना, आपके अकाउंट पे वो बेल पे जो है ना, बेल आइकॉन पे उन्होंने टच कर दिया है। तो खुद भी नहीं पता होती। क्या कह रहे हैं मिसबा उल हक साहब, जरा दोबारा फरमाइएगा, मेरे हाथ में छुरी है, जरा बोलो। आज बर्थडे बॉय एंग्री यंग मैन बने हुए। भाई जो भी हो, बर्थडे होती है। देखें आज साईं आज मूड में भी आप देखें माशाल्लाह अजरक पहन कर आए हैं आज लाला खास। आज मैंने एक लीग अनाउंस करवाई है, सिंध लीग शुरू हो रही है। मिसबा को मैं अभी मुबारकबाद देनी थी कि तैयारी शुरू करो, बैटिंग बॉलिंग लीग हो रही है सिंध लीग। बिल्कुल अभी जो है हम ये रोक देंगे सिलसिला केक काटने का बिकॉज मुशी भाई ने भी मैसेज पहुंचाया कि रोक के रखें। मैं जब आऊं शुरू कर दी है। लेजेंड्स लीग के लिए तैयार हो, 8 या 9 को निकलेंगे इंशाल्लाह। जी मैं तैयार हो रहा हूँ उसके लिए। और मुझे कप्तानी दे रहे, मैंने सख्त मना किया, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा, मिसबा को कप्तानी करवाएं जी, ये मुश्किल का मिसबा से करवाएं। मैंने आपने कप्तानी करनी है क्योंकि शुएब भाई भी खेल रहे हैं, तो आज आप मिसबा कप्तानी अगर मुझे मिल गई है, मुझे अगर कप्तानी मिल गई है तो फिर मैं T20 खेल रहे हैं, तुम ऐसे नहीं बाहर बैठे हुए हो। देखिए ये लेजेंड लीग वाली बातें आप लेजेंड लीग में रखिएगा, ठीक है जी। यही तो मैं सुनना चाह रहा था, आज इनका प्रोग्राम नहीं चलने देंगे, आपस की बात कर रहे हैं। मुशी भाई कैसे हैं आप? हैप्पी बर्थडे, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आज तो सरकार लग रही हो, सरकार। अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई, थैंक यू मुशी भाई, थैंक यू। अच्छा जी, आप लोग अपना प्रोग्राम शुरू कर आज है ना, आज ये बर्थडे बॉय फुल बर्थडे बॉय फॉर्म में, आज बर्थडे बॉय आज फॉर्म में। अब मेरे ख्याल से लाला सेंचुरी के मूड में। नहीं आप लोगों ने पूरा तैयार हुए, 2 घंटे लगाए हैं माशाल्लाह। आप लोग अपना प्रोग्राम शुरू करें। मुझे कहाँ 2 घंटे लगने, लेकिन ये कि क्योंकि इंजी भाई तो हमें ज्वाइन नहीं कर रहे होंगे नेचुरली, इस टीम विल बी इन एक्शन टुडे। सो लाला फिर मैं ख्याल से भाई लाहौर में नहीं, केक नहीं पहुंचा अभी तक। नहीं लाहौर में अभी केक यार, तो हम जरा इस केक को यहाँ पे रखते हैं, मगर
क्योंकि ये मौका ऐसा है और ये वक्त ऐसा है और लाला की सालगिरह है, तो मैं शुरू करना चाहूंगी, मुशी भाई आपसे शुरू करना चाहूंगी, एक ऐसी यादगार मेमोरी आपकी और लाला की इकट्ठे जो अच्छी, जो आप शेयर कर सकें, शेयर कर सकें। हाँ, जो आप शेयर, जाहिर सी बात है, जो शेयर कर सकें, शेयर कर सकें। हाँ, जो नहीं कर सके वो बाद में बता दीजिएगा। पहले तो आप दोनों अपने अल्फाज के शाहिद आज बहुत परजोश और पता नहीं क्या क्या लग रहा है, ये हर रोज ही फॉर्म में होता है शाहिद, ये आपने आज क्या बात की है? पहले तो आपने अपने अल्फाज वापस। मैं अपने पैनल को देख के इतना एक्साइटमेंट होती है, कसम से मजेदार चेहरे बैठे हैं, मजा आता है इंसानों से गपशप। अच्छा, बोरिंग प्रोग्राम नहीं होते क्रिकेट की बात 2-2 घंटे बाद में, भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे सारा पैनल बड़ा जबरदस्त है माशाल्लाह। कह रहे मुशी भाई नहीं बताएंगे ऐसे कौन से किस्से? मुशी भाई सुने ना, सुनते हैं, कोई ना कोई तो ऐसा मुशी भाई का किस्सा। नहीं, मुशी भाई आपका बताइएगा, जो मैं आपको उठा रहा था, कमरे में लेके जा रहा था, आपकी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, अच्छा, जो बुखार चढ़ गया था मुझे। नहीं आ गया जी, केक आ गया, ये केक आ गया है, केक आ गया है। अच्छा भाई, मैं कटिंग करूंगी केक काटने से पहले आप जरा बात सुन लें। जी जी, सुन लें। किस्सा सुनाया शाहिद का, मैं किस्सा सुना दूंगा आपको। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सारे तवज्जो से जरा बात सुन लीजिएगा, तवज्जो से सुने, तवज्जो से सुने भाई। हम तो पैनल, माय डियर पैनल, जरा सुने जी। जब शायद 96 में पाकिस्तान की टीम से पहला मैच कीनिया में खेले तो मैं इंजर्ड हुआ था कनाडा में इंडिया के खिलाफ, और उस मैच में मैन ऑफ द मैच मैं हुआ था, 5 विकेटें मैंने ली थी इंडिया के खिलाफ और सारा कप हम फाइनल जीत गए थे। उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आया और वापस आके तो एक सुबह मैं उठा, कीनिया में मैच था, तो उन्होंने कहा जी कि एक अंडर 19 का लड़का है शाहिद, उसको उन्होंने वेस्ट इंडीज से सीधा बुला लिया कीनिया आपकी जगह एज ए लेग स्पिनर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर अगले दिन जब मैं उठा सुबह 11-12 बजे, मेरे एक दोस्त हैं नसीब फरमाए, वो फौत हो गए, उन्होंने मुझे फोन करके कहा मुबारक हो तुम्हें। मैंने कहा जी किस बात की? कहा जी वो जो नया लड़का आया है उसने फास्टेस्ट 100 कर दिया, सबसे तेज तरीन सेंचुरी उसने वनडे की कर दी है, उसने 37 बॉलों पे 100 कर दिया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो तो बैट्समैन है तो वो कोई मसला नहीं। कहता है जी आया वो 100 उसने किया है तेज तरीन, पर आया एज ए लेग स्पिनर था, तो मुबारक हो। अब अगर वो विकेट ना भी लेगा तो आपकी छुट्टी हो गई है, मुबारक हो आपको। तो ये तो शाहिद के बारे में एक शेर कह देता हूँ। शाहिद ने, अल्लाह का शुक्र है कि प्राउड ऑफ हिम, ही सर्व द कंट्री वेरी प्राउडली, और पाकिस्तान के लिए जो इन्होंने सर्विसेज की हैं वी प्राउड ऑफ हिम। अल्लाह इसकी जिंदगी में बरकत और खैर डाले। वक्त के शाहिद के बारे में ये चंद शेर कहना चाहता हूँ। वक्त के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो तारा भी जमीन पे नहीं गिरता, दरिया बड़े शौक से गिरते हैं समंदर में, लाला कभी दरिया में नहीं गिरता, समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। मुबारक हो शायद आपको, बहुत बहुत। मुशी भाई ये शेर है कि इसका मिसबा हद से जा रहा है? जबरदस्त, गलत पढ़ लिया आपने। मिस इमाम की आवाज कमाई, कहा है क्या 2 कनाल का प्लॉट आपका हुआ? मैंने कहा 2 कनाल का प्लॉट आपका हुआ। यार ये लाहौर कलंदर्स वालों से कोई डील कर ली क्या? रोज वहां पे प्लॉट बट रहे हैं, जो मैन ऑफ द मैच बनता है उसको प्लॉट मिलता है, उसको आईफोन मिलता है। बट यस, कमिंग टूवर्ड्स मिसबा, मिसबा आपकी लाला के साथ कोई ऐसी मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? लाला के साथ तो बहुत ज़बरदस्त मेमोरीज हैं, हर मैच में कोई ना कोई मेमोरी होती थी। बट आई थिंक कि दो मौके ऐसे हैं जो कभी नहीं भूलेंगे। शारजा का मैच मुझे याद है, श्रीलंका के अगेंस्ट हम लोग खेल रहे थे और मेरे ख्याल में वो 200वां मैच था वहाँ पे, और इतना ही टारगेट था श्रीलंका का। पहले तो लाला ने मुझे रन आउट कराया और हम लोग कोई 50-60 पे मेरे ख्याल में 6 आउट थे। लाला ने वहाँ से एक ग्रेट मेमोरीज नहीं है रन आउट कराना, ये तारीफां करनी है ने। नहीं अब मुशी भाई, अभी आपको मैं वो लिंक दिखा देता हूँ, शेयर करता हूँ। मिसबा की गलती थी, ये सारी जिंदगी अपनी गलतियां तो मानता नहीं है मिसबा। हाँ अभी भी वीडियो है। अच्छा, छुरी तेरे हाथ में है ना, छुरी चलानी है आज। अच्छा जी मिसबा, हाँ फिर क्या हुआ? उसके बाद मुझे याद है हम लोग लेस देन 100 मेरे ख्याल में हम 6 आउट थे। लाला ने 77 किया, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। वहाँ से हमने 200 रन्स किए
199 शायद 200 या 201 टारगेट था और फिर श्रीलंका बड़े आराम से वो मैच जीत रहा था। 167 रन्स पे 3 आउट थे। महिला जयवर्धने खेल रहे थे और साथ संगकारा, दोनों ने 50-50 किए हुए थे। लाला फील्डिंग के दौरान ना 2-3 ओवर करते हुए लाला ने स्लाइड मारी तो इनका घुटना फंसा और बिल्कुल मतलब ऐसे कि बहुत ही बुरी हाल हो गया कि चलना भी मुश्किल था। बड़े सहारा लेके गए बाहर और बाहर बैठे हुए थे। सडनली वो स्टेज आई तो पता चला लाला ने ऐसे मुझे इशारा किया बाहर से। मैंने कहा यार लाला क्या? अच्छा अंदर आ रहे हैं जी आप अंदर। मैंने कहा ये तो बड़े मुश्किल से चल के गए, कहाँ से अंदर कैसे आ गए? आगे मुझे कहते हैं यार मुझे बोल दो। मैंने कहा यार एक बंदा गया बाहर, बड़ी मुश्किल से उसको 2 बंदे सहारा दे के गए। मैं कहा लाला वो क्या हो गया? बोल दे मुझे भाई, बोल दे, छोड़ तू। लो जी लाला ने पहला ओवर ही किया, संगकारा को राउंड द स्टंप आगे थ्रू द गेट स्पिन किया, बोल्ड किया। उसी ओवर में मेरे ख्याल में जयवर्धने को भी आउट किया। क्या बात है। लाला ने 3 के 4 ओवर के अंदर 6 आउट कर दिए। 6 आउट करके 167 यानी 33 रन्स रहते थे और 21 रन से हम मैच जीत गए। That was one of the memory। लेकिन वो तो खैर मेरी तारीफ कर रहा है, लेकिन can't believe that कि वहाँ से आप उस पिच पे ऐसी परफॉर्मेंस के साथ मैच जिताए। मिसबा ने जो था वो मिसबा का बिलीव बहुत स्ट्रांग था। एज अ कैप्टन मिसबा का बिलीव बहुत स्ट्रांग था। कहता लाला बस 1 विकेट चाहिए, 1 विकेट आ गई ना हम मैच जीत जाएंगे। तो बड़ा स्ट्रांग बिलीव था। तो कप्तान की सपोर्ट होती है तो प्लेयर अपने आप को वो करता है। जबरदस्त, ग्रेट। मेरे ख्याल से अब केक काट लेना चाहिए हमको, बिकॉज़ लाहौर में भी केक आ गया। तो वहां से इरम काट लेती है वहां से केक ऑन बिहाफ ऑफ लाला। लाला आप ऑथराइज करते हैं उनको? हाँ इरम जी मैं काटूंगी। बस जबरदस्त, वो खुद तैयार है। जबरदस्त जी। मुशी भाई ऑर्डर कर देगा रूम सर्विस को, केक हम कर देते हैं ऑर्डर। यहाँ से कर दो भाई, मुशी भाई को पहुंच जाए रूम में। चलें मिल जाएगा ये, आ जाए। चले जी बिस्मिल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम हमारी आईटी में भी गुनगुनाती है। मैं सुना आवाज आ रही है। हैप्पी बर्थडे डियर लाला, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। खुश रहो बहुत सारे आप लोग। ये आप लोगों की सबकी तरफ से मैं खा रहा हूँ। जबरदस्त। थैंक यू। टिश्यू देना मुझे। ग्रेट जनाब। थैंक यू। अच्छा उसमें बिल्कुल, एक वाकया आप लोग जी एक वाकया था कि अच्छा वो तो चलो हो गया। वनडे में तो चलो शाहिद ने आके एज ए ऑलराउंडर एज ए लेग स्पिनर भी। अब टेस्ट मैचों की बारी आ गई। टेस्ट मैचों मैंने कहा टेस्ट मैचों में तो मैं इसको पास भी नहीं आने दूंगा, फिक्र ना करो। शायद वनडे में आ गए ठीक है। टेस्ट मैचों अच्छा मैं उधर में टेस्ट मैच खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा सा मेरा घुटना खराब हुआ तो उन्होंने कहा जी कराची में आप रेस्ट करने। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, खिला लो तुसी किसी लेग स्पिनर नू। उन्होंने जी शाहिद अफरीदी साहब को फिर दोबारा डाला। शाहिद अफरीदी साहब ने फिर 5 आउट कर दिए और फिर 5 आउट करने के बाद जब मैंने शाम को स्कोर कार्ड देखा जी वो शाहिद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर 5 विकेटें ले ली हैं। तो फिर मैं अब इस 5 विकेटें के बाद किस्सा सुनाने के बाद मैं कहूंगा शाहिद हैप्पी बर्थडे टू यू नाउ स्टिल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलें और जी। जहां आप लोगों ने मेमोरी शेयर की हैं वहां हमारी प्रोडक्शन टीम ने एक स्पेशल पैकेज, कुछ मेमोरीज कहेंगे आप, मेमोरी डाउन द लेन, वो सारी तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं। और लाला आपसे जानेंगे उन तस्वीरें दिखाते हैं आपसे और आपसे फिर ना हम जरा वो मेमोरीज जो है ना वो लाला ये मेमोरीज आ रहा है। ये ओए होए करियर का बेस्ट मोमेंट लाला ये वर्ल्ड कप जीतना 2009 उस वक्त। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि टीम इतना अच्छा हमने स्टार्ट नहीं लिया था वर्ल्ड कप। बिल्कुल अगर हम सब साथी थे, इतना अच्छा स्टार्ट नहीं था। कुछ टीम के अंदर हल्की सी वो अनबन भी थी एंड देन फिर उसके बाद जिस तरह जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हम मैच खेले थे ना वहां से फिर जेल होना चाहिए। राइट दादा वो कैच भी इस पे शायद तस्वीर आ रही है। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने कैच भी लिया था एक, ये तो एशिया कप है। ये तो वो आपने जो उसको मारे थे छक्के एशवन वाले हैं, ये तो वो थे। ये वो था कैच लेने के बाद का ये पोस्ट, ये वो था जहाँ से थोड़ा सा उमर गुल का स्पेल बड़ा जबरदस्त उमर गुल का स्पेल था। वैसे इस पोस्ट का थॉट प्रोसेस था कोई अचानक हो गया था? क्योंकि ये पोस्ट जो है फिर जितना मशहूर हुआ और मतलब पहचान बन गई आपकी। हाँ ये बिल्कुल ये चलता रहा, ये खुद ब खुद अब तो इतना आदी हो गया था कि आउट करने के बाद खुद हाथ उठ जाते थे मेरे। एक मेरे ख्याल में मिसबा को मैंने आउट किया तो वो मेरे हाथ नहीं उठे थे, वो मैं नीचे रह गया था एज अ रिस्पेक्ट, क्योंकि मिसबा की अपनी एक रिस्पेक्ट माशाल्लाह से बड़ा पाकिस्तान को सर्व किया इसने, तो वो मेरा हाथ, बाकी हर जगह मेरा हाथ जो है ना यूं करके। यानी कोई थॉट प्रोसेस नहीं था कि नहीं जी पहली दफा जब मैं विकेट लूंगा तो मैंने ऐसे करना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, नहीं था। पहले एक हाथ करता था, फिर उसके बाद 2 हाथ चले गए, जाना शुरू हो गए और लोगों को पसंद आना शुरू हुआ।
और इजी था, किसी बैट्समैन को आंखें नहीं दिखा रहा, कोई मुंह से बड़बड़ नहीं कर रहा, किसी बैट्समैन सीधा सीधा ऊपर की तरफ शुक्र लगा। जो मुशी भाई ने जो बात कही है कि एक स्पिनर आया, एक मतलब एक लेगी आया और वो अचानक से सेंचुरी, कोई क्या बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी? सेंचुरी बैटिंग कैसे आपकी इतनी बेहतर थी या अच्छी थी? नहीं, उस वक्त तो सवेरा हम लोग अगर क्लब क्रिकेट खेलते थे अंडर 16 अंडर 19 में 8वें 9वें नंबर वाले बैट्समैन होते थे हम लोग, ठीक है ना, कुछ बॉल मिल गए तो खेल लिया। क्योंकि मुशी भाई इंजर्ड हो गए थे, थैंक यू सो मच मुशी भाई, मुशी भाई इंजर्ड हो गए थे तो मौका मिल गया था मुझे ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट इंडीज, तो एज अ बॉलर खेलना था। फिर वसीम भाई वगैरह ने मुझे नेट्स में देखा, सकलैन ने कि थोड़ी शॉटें अच्छी मार रहा हूँ, खेलना आ रहा है, तो फिर अगेंस्ट श्रीलंका में 360 रन से अबव रन करने थे टू क्वालिफाई फॉर फाइनल, तो वहाँ एक मौका मिला मुझे और वहाँ बस पहले मैच में मुझे पैड करा के बिठा दिया, उसमें बैटिंग नहीं आई थी, उसमें सिर्फ बॉलिंग की थी और मेरी पहली जो विकेट थी वो राणा टूंगा थी। अब श्रीलंका बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, 96 का वर्ल्ड कप जीते हुए थे वो लोग। अब मैं अपने हीरोज के साथ खेल रहा हूँ सारे, वो एक ख्वाब ही लग रहा था सारा कुछ, लेकिन वो आई डोंट नो कि ऊपर वाली की एक वो थी कि वो कॉन्फिडेंस उधर था कि ठीक है वसीम भाई वगैरह सब आगे पीछे हैं, विकी भाई वगैरह, इंजी भाई, लेकिन कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त था वहां पे, पता नहीं कहां से वो ताकत आई हुई थी अंदर। तो असल बात ही कॉन्फिडेंस। लाला एक आखिरी सवाल बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द पीएसएल, रिग्रेट कोई करे? माशाल्लाह इतनी अल्लाह ने इज्जत दी आपको जहां पे आप जाते हैं। मैं तो इंडिया जब गया था, आपको मैंने खेलते हुए लाइव देखा था, वहां इंडियन क्राउड जिस तरह आपको चीयर कर रहा था इवन दो वी लॉस्ट द मैच। रिग्रेट वर्ल्ड कप ना जीतना 2011, ये कुछ इस तरह की चीजें आती हैं याद, काश वो हो जाता है यार। 2011 का वर्ल्ड कप, क्योंकि मिसबा भी यहाँ पे बैठे, मिसबा भी साथ था, इतना जबरदस्त हम खेले हैं क्योंकि उस वक्त ये था कि मेरे 3 जो मेन प्लेयर थे वो मेरे साथ नहीं थे, राइट, ठीक है ना, आसिफ, सलमान, आमिर, 3 मेरे मैच विनर्स नहीं थे मेरे साथ। तो उस वक्त एज अ कैप्टन मुझे मिसबा, यूनुस खान, इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इन्होंने परफॉर्मेंसेस की मेरे साथ, टीम को जेल करने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था मेरे साथ। तो वहां से अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी थी कि हम ये वर्ल्ड कप निकाल जाएंगे, हम जीत जाएंगे। वो इंडिया वाला मैच अगर आप लोग देखें, हम बहुत जबरदस्त खेले हैं, हमें जिस टीम को 180-90 में आउट करना चाहिए था वो टीम 250 प्लस कर गई, और जिस तरह हमारे हफीज और कामरान अकमल ने स्टार्ट लिया वो गलत मौके पे आउट हो गए। उसके बाद उस मोमेंटम को हमने आगे तक कंटिन्यू नहीं कर पाए जिसकी वजह से आ रहे हैं, लेकिन टीम हमारी जो थी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो 2011 की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। तो वो आपके करियर का रिग्रेट था या और भी कोई ऐसा रिग्रेट है बड़ा करियर का जो आप कहते काश ऐसा ना होता? नहीं है, होती कुछ चीजें, जैसे मैं कहूँ कि जो बॉल वाला इंसिडेंट था वो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो हो गया, या पिच वाला था इंसिडेंट वो नहीं चाहिए था। लेकिन जब आपका 20-22 साल का करियर हो तो उसके अंदर ये चीजें हो जाती हैं और बहुत कुछ चीजें अच्छाई के लिए होती है जिससे आप वो असल इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप चाह रहे थे पाकिस्तान जीत जाइए मैच, ऑस्ट्रेलिया में तो कोई जीत ही नहीं पा रहे थे ना, बिल्कुल ऐसी है यार, एक मौका मिला है मैच को। पूरी कहानी सुनाई है, बिल्कुल वो राना के लिए किया था ना आपने, राना को मुझे पता था कि मेरे फास्ट बॉलर इसके बगैर बॉल कर ही नहीं पाएंगे, तो मैंने कहा तुम लोग क्या छुपा के करते हो, मैं बताता चलें जी, ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द मैच नाउ, मैच नंबर 17 इन पीएसएल टुडे। केक अभी फिलहाल यहाँ पर ब्रेक में हम इसका जरा तिया पांचा करेंगे और फिर खाएंगे भी बिल्कुल जरूर, लेकिन चलें जी, टुडे इट इज गोइंग टू बी पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स। रावलपिंडी स्टेडियम में मैच होना है और पॉइंट्स टेबल पे पहले नजर डाल लेते हैं कि ये मैच पॉइंट्स के पॉइंट्स टेबल के तनाजुर में कहां आके फिक्स होता है। ऑफ कोर्स ये लाहौर कलंदर नाउ जंप लगा के नंबर 1 पे आ चुका है, इस पे हम बात कर चुके हैं। दे हैव इवन गॉट अ मैच इन हैंड, सो या डूइंग वेल विद अ वेरी सॉलिड नेट रन रेट। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान नंबर 2 पर अब आ गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज सिटिंग एट नंबर 3 राइट नाउ बट विद अ नेगेटिव नेट रन रेट बिकॉज पिछली शिकस्त उनकी काफी बड़ी हो गई है। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी, नाउ दिस इज द पॉइंट जो हम कह रहे थे, नंबर 4 के लिए इन दोनों टीमों के दरमियान जो है ये मामलात हो सकते हैं, लेकिन याद रहे जी कराची किंग्स आज का मैच जीतकर जो है वो एक्चुअली पॉइंट्स टेबल पे वक्ती तौर से, हैरानकुन तौर से जो है वो तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा, तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा बिकॉज उनका नेट रन रेट केके का जो है वो काफी बेहतर है। पेशावर ज़ल्मी, दिस इज द मैच फॉर देम बिकॉज जाहिर है पिछली बहुत बड़ी शिकस्त के बाद दिस मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोयटा ग्लैडिएटर्स ऑफ कोर्स विल बी इन एक्शन टुमारो, तो उनकी बात जाहिर है हम कल तफसील से करेंगे। दे विल बी टेकिंग ऑन they will be taking, in fact the day after tomorrow they'll be taking on Lahore Qalandars, tomorrow at Lahore. That would be a tough match for them. चलें जी, तो ये हो गई बात इन दोनों टीमों की। अगर हेड टू हेड हमारे पास अवेलेबल हो तो हम जरा कराची और पेशावर का हेड टू हेड भी जो है वो देख लेते हैं जी। सो पेशावर ज़ल्मी की बहुत जबरदस्त लीड है, अगर आप देखें तो 18 दफा दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई हैं, 13 दफा पेशावर ये मैच जीतने में कामयाब हुआ है।
और कराची के हक में जो है वो सिर्फ 5 फतूहात हैं। सो रिकॉर्ड्स डेफिनेटली फेवरिंग, बल्कि आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट रिकॉर्ड जो कराची का है वो अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी है। और लेकिन कराची का अगर हम जरा तफसील से अगर बातचीत करना शुरू करें, सो चलें जी, हम तफसील से बात करने से पहले हम जो है ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस मैच पे डिस्कशन शुरू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और आज पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कब जा रहे हैं कब वापस आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बट यस, वी आर बैक और जो है अब डिस्कशन का आगाज करते हैं। कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। बाय द वे, इन दोनों का एक मैच पहले लीग में हो चुका है, यानी ये टीम्स आमने सामने आ चुकी हैं लीग मैच में। और आपको याद दिलाते चलेंगे वो मैच था जिसमें लग रहा था पेशावर ज़ल्मी भी बड़ी कोशिश कर रहा है कि हार जाए किसी तरह, और कराची किंग्स भी, बिकॉज पेशावर ज़ल्मी की तरफ से नो बॉल्स भी आ रही थी, आखिरी ओवर बड़ा खतरनाक, मगर दूसरी तरफ कराची किंग्स भी बिल्कुल रन बनाने के किसी मूड में नहीं था। एंड पेशावर ज़ल्मी ने 2 रन से जीत हासिल की थी उस मैच में। सो यस, अब जब हम बात करते हैं कराची किंग्स के विनिंग स्ट्रीक की, क्योंकि आखिरी जो मैच उन्होंने अपने घर पे खेला वो जीत के आगे बढ़े हैं। सो मूविंग ऑन फर्दर, मिसबा आपसे शुरू करते हैं। उससे पहले सिर्फ एक चीज और मैं बताऊंगा, आप प्रोग्राम में आज भी कॉल्स कर सकते हैं। सो आवर टेलीफोन लाइंस विल बी ओपन टुडे अगेन, और आपकी स्क्रीन पर ये नंबर इस वक्त लिखा हुआ आ रहा है, मैं दोहरा नहीं पाऊंगा, लेकिन बहरहाल आप जोर का जोड़ का हिस्सा बन सकते हैं हमें इस नंबर पे कॉल करके। और जिस तरह गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने किया था, इस बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल से आप बातचीत भी कर सकते हैं, साथ साथ लाला को हैप्पी बर्थडे भी विश आप करना तो चाहेंगे, सो वो भी आप कर सकते हैं। सो नंबर आपकी स्क्रीन पे मुसलसल नजर आता होगा, कीप कॉलिंग और इंशाल्लाह वी लाइन अप योर कॉल्स इन द शो। जी सवेरा, आप पूछ रही थी कुछ? बिल्कुल जी। सो मिसबा, पेशावर ज़ल्मी, जाहिर सी बात है पिछला मैच हमने देखा लाहौर के खिलाफ जो है पेशावर ज़ल्मी को 40 रन से शिकस्त हुई। कराची उस कॉन्फिडेंस से आ रहा है, जीत कर आ रहा है, बड़ी कॉन्फिडेंटली आ रहा है। आज आपको लगता है कि वो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ सकते हैं और पेशावर ज़ल्मी को हरा सकते हैं? देखिए, अगर दोनों टीमों को देखें तो ऑलमोस्ट टीमों की जो फॉर्मेशन भी है वो सेम है, और उनकी जो इस टाइम अगर जिसको कॉन्फिडेंस लेवल की बात करूं तो वो भी सेम है, वो एक जैसी जगह पे खड़े हैं। और अभी तक दोनों को अपनी को बेस्ट 11 की समझ नहीं आ रही। कराची को कुछ हद तक समझ आई थी, वेन्यू चेंज हो गया, विंस चला गया, बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ उनको, लेकिन कराची की भी फास्ट बॉलिंग अभी तक वो कुछ कर नहीं रही। पिछला मैच जो जीते हैं उसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन उनकी स्पिन बॉलिंग का था, और यहाँ पिंडी में स्पिन बॉलिंग पे खेलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे आपके फास्ट बॉलरों को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, वरना यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम्स होती हैं, 200 रन, बल्कि 200 से ऊपर भी रन्स बनते हैं यहाँ पे, बाउंड्रीज भी छोटी हैं। और दूसरा जो चीज़ है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि फ़ास्ट बॉलिंग थोड़ा सा यहाँ पे कैरी होता है, अच्छा बॉल निकलता है, तो फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि कराची को थोड़ा सा ये झटका जो लगा है ना विंस वाला, विंस होता तो कराची काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही होती। फिर आमिर भी मुझे लगता है हो सकता है अवेलेबल हो आज बहुत बेहतर टीम होती है। विंस के जाने के बाद डेफिनेटली मेंटली एक असर पड़ता है टीम पे। वो जिस किस्म की फॉर्म में था, सडनली वो बंदा जो मेन एक इंजन के तौर पे काम कर रहा था उनकी बैटिंग में, वो ही नहीं है। तो लेट्स सी, बट आई थिंक कि बड़ा अभी भी दोनों टीमें जो है ना वो सेम ही कश्ती में सवार हैं। पेशावर को भी अगर देखें तो पेशावर भी उनकी बॉलिंग भी बहुत स्ट्रगल कर रही है, वो भी 200 प्लस करवा रहे हैं। तो आई थिंक कि चांसेस तो दोनों के पास हैं। ऑन अ डे अब बड़ा ज़रूरी है कि कैसी फॉर्मेशन बनाते हैं और कौन अच्छा खेलता है। बड़ा एक बराबर का मैच होगा इनका। इमाम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी जब अच्छी पिचेस हों, बैट्समैन एंजॉय भी कर रहा होता है, मुझे ये बताएं कि मुझे समझ नहीं है कि जो आपका 65 मीटर की बाउंड्री है, 60 मीटर, इवन कि मैंने 55 मीटर की भी बाउंड्री उस दिन देखी है, तो आप क्या समझते हैं कि बाउंड्री पर मतलब एटलीस्ट 70-75 तो हो ना? क्योंकि आप इंडिया में जा रहे हो, इंडिया में न्यूजीलैंड वाली सिचुएशन तो नहीं कि 50 और 55 मीटर वाली बाउंड्री। तो अगर पिचेस अच्छी हैं तो एटलीस्ट बैट्समैन को इतनी वो होनी चाहिए कि पावरफुल शॉटें मारें जो कि आगे काम आए। तो आप क्या समझते हैं बाउंड्रीज के हवाले से? जी लाला, बिल्कुल मेरे लिए तो खुद सरप्राइजिंग था कि कराची में फिर थोड़ी सी बड़ी लिखी थी, लेकिन जो लाहौर की बाउंड्रीज थी वो तो
बहुत ही मुझे ऐसा लगा कि एक जगह की, जैसे आपने भी, हम भी ये बात कर रहे थे कि कुछ 59 और 57 मीटर्स की भी बाउंड्रीज जो है हमने देखी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब विकेट्स बहुत फ्लैट हैं और जहां पे बॉल खास तौर पे पिंडी और लाहौर में शाम के मैचेस में बॉल नहीं रुकता, बॉल अगर मिडल होता है तो वो फिर बाहर ही जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 65-70 की तो मिनिमम होनी ही चाहिए, लेकिन क्योंकि हाँ मीटर्स की, तो वो 50-57 तो मुझे ऐसा लगता है बॉलर्स के साथ ज्यादा है, स्पेशली स्पिनर बॉलर्स की, जहां पे बॉल ब्रेक भी नहीं होगा, स्किट करके सीधा बल्ले पे ही लगता है। तो उससे मुझे ऐसा लगता है हमारी बैटिंग की क्वालिटी को ही फायदा होगा और तो ज्यादा किसी को नहीं होगा। हमारे बैट्समैन जब आएंगे, जब उनके लंबे लंबे छक्के जाएंगे, तो वो एक ऑब्वियसली अंदर से जो एक कॉन्फिडेंस आता है और वो एक आपको एक रियलिटी चेक भी मिल जाता है कि यार हमारी पावर हिटिंग कैसे इंप्रूव हो रही है। और तो इससे ज्यादा जब हमने मेन इवेंट्स में आना है तो वहां पे वही बात है कि आपकी हर जगह हमें छोटी बाउंड्रीज नहीं मिलेंगी। तो उससे फिर हम अगर आगे देखें तो इंटरनेशनल में लड़कों को फिर ताकि स्ट्रगल ना करना पड़े, तो हमें इधर अपने नेशनल इवेंट, नेशनल T20 भी होता है, उसमें भी हमें 72 की इधर 70 की रखनी चाहिए, ताकि हमारे जो है बॉलर्स को भी उतना चांस मिले। विकेट्स आप बेशक फ्लैट कर दें कि यार आप विकेट्स फ्लैट रख दें, लेकिन इस चीज पे आप ले आए कि 70 मीटर्स ले आए, तो मेरे ख्याल से अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको याद हो मिसबा के ऑस्ट्रेलिया में जब बिग बैश हो रहा था, उनकी बाउंड्रीज यार 75-80 मीटर बाउंड्रीज थी। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने अपना ये कल्चर डेवलप किया है। दूसरी जो लाला वहाँ का फ़र्क है वो ये है कि वहाँ आप देखें, इंग्लैंड में भी जाएं, ऑस्ट्रेलिया में भी जाएं, तो उनके पॉकेट्स बड़े हैं। वो थोड़ा सा ग्राउंड की जो शेप आप कहें या जो बाउंड्री है वो ऐसे होती है कि वो फाइन लेग, स्क्वायर लेग या मिड विकेट, ये बड़े पॉकेट्स हैं, वो उसको वो यूटिलाइज भी करते हैं। स्पेशली ये फास्ट बॉलर्स उनके नॉर्मली मिड ऑन, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ नहीं रखते, वो मिड ऑन यानी वो सर्कल में रखते हैं दोनों, और स्क्वायर के फील्डर पीछे रखते हैं। तो ये ज़रूर हमें भी देखना चाहिए, स्पेशली अगर हमने खेलने बाहर जाना है या अगला इवेंट किसी ऐसी जगह है, तो ज़रूर हमें सोचना चाहिए कि हम भी उन बाउंड्रीज़ को बड़ा रखें, ताकि हमारे बॉलर्स को भी शॉर्ट बॉल को यूज़ करना आए और हमारे बैट्समैनों को भी समझ आए कि हमें अगर ये शॉर्ट बॉल होगी तो हम वो आधी हिट मारेंगे, 58 होगा यहाँ पे, वो छिक्का नहीं है। अगर हमें मारनी है तो हमने 70 प्लस या 75 की हिट मारेंगे, तो फिर ही जाके कहीं छक्का हमें मिलना है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में देखते हुए आगे पाकिस्तान ने कहाँ खेलना है, ज़रूर इनको थोड़ा बहुत ज़हन में रखना चाहिए। ये नहीं कि बस रन्स बन रहे हैं, PSL है, ठीक है, थोड़ा सा हमने पाकिस्तान के फ्यूचर को भी ज़हन में रखना। बिल्कुल जी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जहां पे आज मैच होने वाला है, उसकी जो मैक्सिमम बाउंड्री हो सकती है दैट इज 80 मीटर्स। तो आपके पास वहां पे रूम है कि आप चाहें तो, लेकिन जाहिर है वो पे कमर्शियल रिक्वायरमेंट, एडवर्टाइजमेंट रिक्वायरमेंट एंड डग आउट्स एंड ऑल, आप 10-12 मीटर कम करना पड़ता है, तो शायद वही 70-65 मीटर तक कर सकते हैं। बहरहाल जी, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और जुल्करनैन हमें कॉल कर रहे हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन, वेलकम टू जोर का जोड़। सलाम, सबको सलाम लाला। वालेकुम सलाम। हैप्पी बर्थडे लाला। थैंक यू, खुश रहो। थैंक यू। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि हमारे पास सिर्फ T20 के बॉलर आ रहे हैं जो कि 4 ओवर के बॉलर हैं। 4 ओवर बहुत ज़बरदस्त होते हैं, उनकी वाह वाह हो जाती है। तो ये 50 ओवर की क्रिकेट है जो टेस्ट मैच है, इस वक्त आपने टेस्ट में हाल देखा है बॉलरों का, कि हमारे पास कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है जो कि टेस्ट मैच में पूरे 5 दिन तक बॉलिंग कर सके। तो काइंडली इसके लिए कुछ करें आप लोग। चलें, ग्रेट, थैंक यू। लाला सवाल नहीं है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बॉलर्स हैं हमारे पास, लेकिन उनको इस तरह की कंडीशन तो दें जाके वो बॉलर, फास्ट बॉलर जो हैं, जो नए बॉलर डेब्यू कर रहे हैं, वो एटलीस्ट उन पिचेस से थोड़ा सा तो फायदा उठा सके ना। हम पिचेस देते नहीं है, हम फास्ट बॉलर कैसे नहीं है, फास्ट बॉलर बिल्कुल है हमारे पास, थोड़ी कंडीशन देनी पड़ेगी। ग्रेट, चलें जी। पाकिस्तान कप में अभी सेकंड नंबर पे एहसानुल्लाह थे, बिल्कुल 10 ओवर करवाने के लिए केपेबल थे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कल के प्रोग्राम में भी आया था, वो A टीम का था। नाम तो हमने बड़ा अच्छा उसको पाकिस्तान शाहीन अब दे दिया है, लेकिन ये कि उनको मैचेस तो खिलवाए ना यार। कराची से एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, सजाद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सजाद, वेलकम टू जोर का जोड़। वालेकुम सलाम शाद भाई को हैप्पी बर्थडे टू यू। सबको मेरा सलाम। मैं शाद भाई का पड़ोसी हूँ। मेरा सवाल ये है कि पेशावर ज़ालिमी टीम जो है, लाला भी खेला हुआ है, वो मुझे इस मरतबा बिखरी बिखरी नजर आ रही है। बाबर आजम भी आया हुआ है, इस वजह से बस ये मैनेजमेंट का और कप्तान का काम होता है, जब परफॉर्मेंसेस टीम की ना हो रही हो तो टीम को जेल करके रखे। आई नो अभी फिलहाल थोड़ा सा एक आधा 2 मैचेस जीतेंगे तो दोबारा वो आपको सारे जेल नजर आएंगे। सबकी जिम्मेदारी है जी, सिर्फ कप्तान की नहीं।
बिल्कुल। ऑलराइट, ग्रेट। चलें जी, अब बात करते हैं अभी थोड़ी देर पहले। सवेरा, यू हैव एनी क्वेश्चन? आप या ना? मैं ये जानना चाह रहा था कि आप जेम्स विंस, मिसबा जिस तरह बात कर रहे थे कि अब वो ज़ाहिर है एक्शन में नजर नहीं आ रहे होंगे। इनफैक्ट ही इज इन एक्शन बांग्लादेश में ऑलरेडी। उनका आज पहला वनडे मैच जो है वो इस वक्त चल भी रहा है। एंड इंग्लैंड स्ट्रगलिंग देयर बाय द वे। वो सिर्फ 210 रन चेस कर रहे हैं और 78 पे 4 खिलाड़ी इनके आउट हो चुके हैं इस वक्त। सो अच्छा बांग्लादेश मैच बना रहा है। बाय द वे बड़ा मजेदार टेस्ट मैच भी शुरू हो गया है, उस पर भी मौका मिला तो बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं कि व्हाट इज द रिप्लेसमेंट ऑप्शन नाउ। मिसबा मैं आपसे अगर पूछूंगी, बल्कि इरम आपसे पूछते हैं। इरम, जेम्स विंस चले गए हैं कराची के बाद, एक जो ऑप्शन है वो ये कि वापस लेकर आए शर्जील को खिलाया जा सकता है। इसके अलावा इंग्लैंड से एक और खिलाड़ी अभी रिसेंटली हमने इंपोर्ट किए हैं और वो पिंडी पहुंच भी गए हैं। रॉसिंगटन उनका जो है वो नाम है, और एडम रॉसिंगटन। और मैं उनका भी प्रोफाइल वगैरह भी देख रहा था, तो 146 हम बल्कि दिखा देते हैं स्क्रीन पे, बिल्कुल। सो हम उस प्रोफाइल पे भी नजर डाल लेते हैं कि और लोगों को भी पता चल जाए, बिकॉज ऑब्वियसली इतने नोन नहीं है वो। सो अगर प्रोफाइल हम दिखा सके जी, बिल्कुल स्क्रीन पे अगर आ जाए तो कौन सी काउंटी से हैं ये बहुत सारी काउंटी से, नॉर्थहैम्पटन से भी खेले हैं, एसेक्स से खेले हैं, मिडिलसेक्स से भी खेले हैं। इन्होंने 102 फर्स्ट क्लास, 103 फर्स्ट क्लास जो है इनका, इन्होंने खेल कर आए, तो काफी ज्यादा तजुर्बे के साथ जो है ये आ रहे हैं। 5000 रन इन्होंने काउंटी क्रिकेट में स्कोर किए हैं। तो ये इनका इस वक्त T20 का, एडम रॉसिंगटन का T20 का ये रिकॉर्ड है, जिसमें 131 मैचेस जो हैं इन्होंने खेली हैं। उम्र इनकी वैसे तो 36 साल है, लेकिन लॉट्स ऑफ रन्स दैट ही हैज स्कोर्ड। इनकी जो स्ट्राइक रेट, एज आई सेड, 145 की स्ट्राइक रेट से ये जो है ये खेले हैं। और 29 साल के बेचारे, 29 साल, अच्छा पता नहीं, आई थिंक शायद हमको वही, मुझे थोड़े से वो हो रहा था कुछ, या तो मैं देख डिफरेंट रहा हूं या क्या सीन है। 34 मैचेस जो है T20 खेले हैं ये नहीं, ये कुछ गलत है। 131 T20 मैचेस खेल चुके हैं। इनकी एवरेज जो है वो 21.43 की है और तकरीबन 2500 रन इन्होंने स्कोर किए हुए हैं। सो इरम, बट डू यू सी शर्जील मेकिंग अ कमबैक टुडे, एक सॉर्ट ऑफ अ फोर्स चेंज कराची किंग के लिए? जी बिल्कुल, मैं मिसबा भाई की बात को बिल्कुल सेकंड करूंगी कि विंस के जाने से कराची को कह लें थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शर्जील खान को आज का मैच जो है वो देना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद इन विकेट्स पे उनका उस तरह से इस PSL में ये हकीकत है कि इस PSL में अभी तक वो उस तरह से नहीं स्कोर कर पाए और अपनी टीम को जितवा नहीं सके अपनी कह लें बैटिंग से। लेकिन मुझे लगता है आज विकेट चेंज है, वेन्यू चेंज है, तो आज का मैच देख सकते हैं। लेकिन ये है कि दूसरी तरफ बॉलर्स भी थोड़े से डेंजरस हैं, और जिस तरह आपने जो न्यू आए हैं एडम की जो आपने बात की है, इनको मैंने वैसे खेलता हुआ नहीं देखा, हाँ, लेकिन इनके मैचेस हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास, और आई थिंक ये विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो मुझे लगता है इनको भी देखा जा सकता है। लेकिन ये अभी आए हैं और यहाँ की कंडीशंस मुझे लगता है इनसे बेहतर शायद शर्जील जो है वो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंड कर सकेंगे, क्योंकि वो रावलपिंडी की विकेट है और वहाँ पे वो खेल भी चुके हैं। तो मुझे लगता है शर्जील को जो है वो वापस लाना चाहिए टीम में। अच्छा, मैं मुशी भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुशी भाई जरा मुझे प्लीज बताइएगा कि शर्जील टाइप के प्लेयर हो गए या फखर टाइप के प्लेयर हो गए, ये इनका कितना इम्पैक्ट होता है, इनको कितना इनका रोल इम्पोर्टेंट है और कितनी सामने वाली टीम के लिए जो ये दहशत साबित होते हैं, जरा थोड़ा सा प्लीज बताएंगे हम सबको। जी, शायद इसका सबसे बड़ा फखर का और शर्जील का ये होता है कि ये मैच विनर प्लेयर हैं, ये एक्स फैक्टर्स हैं। इसका ये होता है कि जैसे ऑपोजिशन में अगर हम इनके खिलाफ खेलते हैं तो हमें बड़ा केयरफुल होकर अपने प्लानिंग इनके खिलाफ बड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि ये आपकी गेम को 2-3 ओवरों में परे कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात इनका ये होता है कि जब इनके ऊपर फेलियर आता है, 3-4 मैचों का फेलियर आता है, तो ऐसा खेल रहे होते हैं कि जो डिसीजन मेकर होते हैं उनके अंदर भी डाउट क्रिएट करते हैं। इनके बारे में आपको एज ए मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटली बड़ा क्लियर होना पड़ेगा कि अगर ये 10 मैच खेलेंगे, 4 मैच आपको सिंगल हैंडली जिता देंगे, 3 में आपको सेट करके देंगे, 4 में के चांसेस हैं। सो अगर मैथमेटिकली आप इनका रिजल्ट निकालें, अगर स्टैट्स निकालें, तो दे विल विन योर टूर्नामेंट एज लॉन्ग एज यू ट्रस्ट देम और गिव देम अ कॉन्फिडेंस। तो इमाम शर्जील को जो कराची की टीम का बिठाना था, आप समझते हो कि डिसीजन ठीक था या थोड़ा नंबर चेंज कर सकते थे विंस वगैरह का? जी लाला, मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने एक प्लेयर देखें, जब आप रिटेन करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपकी वो प्लेइंग 11 में, आप रिटेन का मतलब यही होता है कि जब आपने 8 प्लेयर्स रिटेन किया ना, तो इसका मतलब है वो आपकी कोर में है।
तो और आपने लास्ट ईयर भी देखा था कि शर्जील पे उन्होंने काफी ट्रस्ट किया था और उसके बाद कुछ छठे सातवें बाद जाके उसने जो है इस्लामाबाद के अगेंस्ट एक 100 भी किया था। तो मुझे ऐसा लगता है 2 मैच के बाद जब आपने आया, ठीक है 2 मैच उसके फेलियर हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 3-4 मैच दे देने चाहिए थे कि जब आपने एक इतना लंबा रिस्क लिया है, ट्रस्ट किया है किसी पे, तो खास तौर पे ऐसा प्लेयर जो मुशी भाई वाली की बात कि जिसपे आपको पता हो कि गेम चेंजर हैं, ये चेंज कर सकते हैं अगर ये 20, 25 या 30 बॉल खेल गए। तो मुझे ऐसा तब भी मैंने कहा था कि आपको चांस देना चाहिए था 3 से 4 मैच। अब आप देखें अगर आज ये खिलाते भी हैं तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा होगा, वो बेशक रन्स करे लेकिन आपने वापस आपने लेके तो आए। अब आप अगर आज आप खिलाते हैं तो इससे अच्छा था कि आप पहले 4 मैच दे देते, शायद उसमें वो कुछ करे था, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर्ड ना होता। तो मेरा ये मानना है। बिल्कुल शर्जील, याद रहे अब तक 3 मैचेस। जी मुशी भाई, इसमें शायद आपके क्वेश्चन से अगर रिलेटेड किया जाए ना, शान मसूद के केस में, शान मसूद को पहले 3 मैचों में उसने कुछ नहीं किया मुल्तान की तरफ से ना, बट ही इज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल फॉर मुल्तान सुल्तान ना। तो फिर उसी मौके के ऊपर प्लेयर को आपने कॉन्फिडेंस देना होता है, बैक करना होता है कि जी आपके ऊपर हमें कोई डाउट नहीं। जब मेरा डाउट नहीं, मैनेजमेंट का डाउट नहीं होता अपने प्लेयरों के ऊपर, या कप्तान का डाउट नहीं होता अपने प्लेयरों के ऊपर, तो प्लेयर के अंदर बड़ी जज्बा एक डिफरेंट पैदा होता है। वो अपने आप के डाउट के बजाय ना, अपनी सिलेक्शन के बारे में सोचने के बजाय वो सिर्फ ये इंपैक्ट डालता है कि यार 3 मैचों में कल कर दूंगा। वो जो पॉजिटिव सोच होती है ना, वो तब तक नहीं आती इंसान के अंदर जब तक आपके बैकिंग जो पीछे स्टाफ होता है ना, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका माइंडसेट, वो बहुत इंडल्ज होता है उन प्लेयरों के अंदर, ऐसे प्लेयरों के अंदर। मुशी भाई सिनेरियो बहुत डिफरेंट था ना, कराची किंग मैचेस नहीं जीत रही थी, मुल्तान सुल्तान वाज विनिंग द मैचेस, जिसमें टाइम मिला शान को अपनी फॉर्म वापस रीगेन करने का। अगर मैं कराची किंग्स की पर्सपेक्टिव से देखती हूँ तो वो मैचेस नहीं जीत रहे थे, और अर्ली ऑन द ट्रॉट कोई टीम अगर 3-4 मैचेस हार जाए तो ऑब्वियसली फिर वो उनको चेंजेस, वो कहते हैं ना एक पैनिक बटन दब जाता है कि नहीं जी चेंज करना पड़ेगा। एंड एज सून एज विंस को चेंज किया, आपने देखा कि फर्क आया उनकी परफॉर्मेंसेस में। नहीं, आपकी बात सही है, पैनिक बटन तब दबता है कि जब आपको बंदे के एविडेंस का आपके पास ना हो, जब आपको पता है कि इस बार बार दिया हुआ है आपको, तो 2-3 मैचों में इस तरह उठा लेना कि अगर आप मलिक से स्कोर नहीं होता तो क्या आप मलिक को बाहर निकाल देंगे? नहीं, पैनिक बटन तब स्टार्ट होता है जब आपको कॉन्फिडेंस खत्म होना शुरू हो जाता है बंदों के ऊपर, और वो कॉन्फिडेंस तब खत्म होता है जब आपके पास पिछला एविडेंस नहीं होता। शर्जील, फखर और जितने भी एक्स फैक्टर क्रिकेटर्स होते हैं ना, आप वो कभी भी जब उनका फेलियर आएगा, 2-3 इनिंगों में फेलियर आएगा, मगर जब वो चौथा मैच खेलेंगे तो ऐसा लगेगा जिस तरह फखर का है। फखर के जब खेलता है 2-3 मैचों में तो लगता है यार इसको तो आराम से पकड़ लेगा बंदा, पर होता क्या है कि जो कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट उनके ऊपर शो करती है ना, यही तो पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं होती ऐसी सिचुएशन में। 5 मैच हम लगातार हारे थे, 4 या 5, इफ शायद रिमेंबर दिस। कराची में हम सारे मैच हार के अबू धाबी में जाके जीत गए थे हम। सिचुएशन क्या थी कि हमने अपनी कोई बंदों को ज्यादा चेंज नहीं किया था। इट्स वेरी हार्ड, वेरी हार्ड कि आपको डिसीजन करना पड़ता है, मगर अगर आपका कॉन्फिडेंस और आपका बिलीव अपने कोर के ऊपर, जैसे इमाम ने कहा है, अगर आपका कोर तगड़ा और उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आप देते रहेंगे तो यकीन करें कि वो 4-5 मैचों में भी बंदा जीत के टूर्नामेंट जीत सकता है। बिल्कुल जी। शर्जील फीचर्ड इन द फर्स्ट 3 मैचेस ऑफ कराची किंग्स। 3 मैचेस में सिर्फ 34 रन उन्होंने बनाए, 12 लिए 106 की स्ट्राइक रेट से। एक कॉलर हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त, फैसलाबाद से कॉल आई है हसन। मिसबा हम कॉल ले लेते हैं फिर आप पे आते हैं, ठीक है जी? ओके जी हसन, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन, सवाल पूछिए अपना। जी सवाल तो बाद में पूछूंगा, पहले लाला जी को बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमाए। सब बहन भाई जो बैठे हुए हैं सबको सलाम। वालेकुम सलाम। और सर जी वो मुझे पूछना था कि ये T20 PSL हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख लग रहा है वो कराची की तरफ से। हालांकि मैं लाहौर को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कराची से भी मुझे थोड़ा सा गिला है कि क्यों नहीं अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बिल्कुल, इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो है कराची ने अभी पिछले मैच में किया कुछ बेहतर परफॉर्म, और देखते हैं कि अब वो कंटिन्यू रखते हैं कि नहीं रखते। साथ ही साथ एक और कॉलर को ऐड इन कर रहे हैं, गुल खान हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सवेरा। मेरा सवाल लाला से बड़ा सिंपल सा है कि ये हमारे कैप्टन जितने भी होते हैं इतने डरे हुए क्यों होते हैं, जो गेम प्लान बना लेते हैं उस पर रहते हैं, अपनी फॉर्म के हिसाब से चेंज क्यों नहीं करते? जैसे इमाद वसीम को ने अपने आप को रोक के शोएब मलिक को भेज दिया क्योंकि राइट हैंडेड बैट्समैन आउट हुआ था, हालांकि उनको आना चाहिए था पिछले मैच में आगे। ठीक है जी, थैंक यू। गुल खान लग नहीं रहे थे, वैसे गुल खान लग नहीं रहा था, गुल खान ऐसी नाम रखा है बड़ी जो है ना, मगर हाँ बहुत गुस्से में थे बिल्कुल वो, और वाकई वो गुस्सा इस बात पे करे प्लान्स वाकई। मिसबा गुल खान थे, हाँ गुल खान ही थे,
मगर ब्रॉटअप इनका लाहौर या कराची में हुआ। कराची में हुआ। ऐसा हो सकता है। लियाकताबाद में रहे गुलखान, ये काफी बगैर नुक्ते वाले खान थे ये। बट सो बिफोर वी गेट एन आंसर, जो भी हमारा अभी पूछा है उसके जवाब से पहले हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आएंगे तो पेशावर ज़ल्मी के लिए भी अब डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज अभी हमने कराची किंग्स के हवाले से बात की, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। तो जोर का जोर में एक दफा फिर से खुशामदीद। बात हमारी हो रही थी जो आज मैच खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स, और कराची किंग्स के हवाले से हमने काफी डिटेल में बात की है। अब अगर हम पेशावर ज़ल्मी की तरफ मूव ऑन करते हैं, बट मुझे ये पता नहीं कि अभी भी मिसबा को याद है कि मिसबा क्या चिप इन करना चाह रहे थे, बिकॉज जब हम मिसबा कोई बात करना चाह रहे थे और कॉलर्स आ गए थे। यस, और एक कॉलर ने एक सवाल भी पूछा था। लाला वो सवाल में जवाब वो मिसबा से ले लें, इमाम से ले लें प्लीज। अच्छा ओके, लाला जो है वो अभी केक खा रहा है, बर्थडे बॉय को बिल्कुल तंग नहीं करना है। सो यस मिसबा, जो सवाल अभी हमारे कॉलर ने पूछा वो कहते हैं कि क्यों हमारे कैप्टन्स जो हैं वो एट दी स्पॉट प्लान बी पे क्यों नहीं शिफ्ट होते, क्यों वो जो है जो प्लान बना के आते हैं बस उसी के तहत चलते रहते हैं। देखिए बात वही है, उन्होंने खुद ही कह दिया ना कहीं डाउट होता है आपके जहन में। जब डाउट नहीं होता ना, यू फ्रॉम इनसाइड स्ट्रॉन्ग है और आपको अपने आप पे डाउट नहीं है यार मैं परफॉर्मर हूँ या मैंने परफॉर्म करना है, तो डजेंट मैटर नंबर बदल जाएगा या मैं कहीं ऊपर हो जाऊँगा या नीचे हो जाऊँगा, ये खेलेगा या वो खेलेगा। जब आप स्ट्रॉन्ग होते हैं ना फिर आपको कोई मसला नहीं, आपको पता है मैं परफॉर्म करना है, मुझे पता है मुझे खेलना आता है, मैं जाऊँगा जैसे भी टीम। तो फिर ये मेरे ख्याल में इनिशिएटिव लेना चाहिए हमारे जो भी कप्तान हैं जिस टीम के भी, क्योंकि ये आप करते हैं तो आपकी टीम की परफॉर्मेंसेस जो है ना वो कहाँ से कहाँ चली जाती है। आप एग्जांपल्स देख लें ना, इमरान खान ने चेंज किया, इमरान भाई ने नंबर 3 पे चले गए, टोटल चेंज हो गया। लाला को चेंज किया वहाँ पे, यूनुस खान ने हम स्ट्रगल कर रहे थे 2009 के वर्ल्ड कप में, कहाँ थे कहाँ से कहाँ एक चेंज हमें ले गई। तो ये चीज़ें तो आप मतलब डरना नहीं चाहिए। टीम के लिए जो बेहतरी आप सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये फ़ायदा देगी हमें चीज़, वो आप कर जाएं बस। आप वो डाउट्स अंदर से निकालेंगे तो आप बड़े प्लेयर भी बनेंगे, बड़े कप्तान भी बनेंगे, बड़ी टीम बनेंगे। तो ये तो बिल्कुल बात ठीक है। दूसरी जो मैं उस टाइम ऐड करना चाहता था वो ये था कि देखें मैथ्यू वेड को भी तो आपने इतने मैचेस दिए, उनके नंबर भी चेंज किए, भाई कहीं वो फिट इन हो जाए, क्योंकि कीपर था आपकी टीम में, वो खेल ही रहा था तो आपके लिए वो समझे कि नागुज़ीर था आगे जी इसको खिलाना है इसको। यही चीज़ अगर आपने जो पहली टीम बना के आप निकले थे उसमें शर्जील आपके ओपनर थे, तो फिर 3 मैचों के बाद क्यों आप वो वेट की वजह से आपने चेंज किया ना। तो फिर इनिशियली या तो आपका गलत डिसीजन था जो भी आपने किया। शर्जील को अगर आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ लिया था तो बात बिल्कुल ठीक है, फिर उसको खिलाते। कहीं ना कहीं जब उसका वो मैच विनिंग वाला मैच आने वाला था तो वो वैसे ड्रॉप हो गया। मुझे लगता है ये कंडीशंस पिंडी में शर्जील को सूट करती हैं, क्योंकि वो कट पुल बहुत अच्छी खेलता है, पेस जहाँ बॉल आएगा वहाँ बहुत अच्छा खेलता है। होपफुली दुआ भी है कराची के लिए वो खेले, उसको खिलाना चाहिए और परफॉर्म करे, क्योंकि विंस का जो गैप आया ना उसको फिल इन करने के लिए मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन उनके पास शर्जील ही है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, इसमें खैर कोई शक नहीं। मुझे भाई आप पे मैं आता हूँ, और ज़ाहिर है एक तब्दीली जो अब इस टूर्नामेंट में नजर आनी शुरू हुई है, आप कहेंगे कि टीमें जरा लाहौर कलंदर्स ने इस हवाले से थोड़ा सा रिस्क लेना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ टॉस जीत के पाकिस्तान में इस बार एक सर्टन सीक्वेंस फॉलो हो रहा था और वो टोटल्स को डिफेंड करने की जो है वो बात की जा रही थी। अब पिंडी में आज से मैचेस होने वाले हैं और पिंडी की आई रियली होप कि जिस तरह की हम विकेट अज्यूम करते हैं वहाँ पे वैसे मिलती है। आपको क्या लगता है टॉस का रोल जो है वहाँ पे क्या होने वाला है? पिंडी में अभी आपको पता है गुज़िश्ता 2-3 दिन में बारिश भी हुई है और ज़ाहिर है उसका भी एक फैक्टर यहाँ पर होगा। तो आपको लग रहा है कि क्या वो जो एक रिवायत चलती आ रही है इस PSL 8 में टॉस जीत के आप डिफेंड करने की बात करते हैं, इस बार टीमें जो हैं वो कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगी पिंडी में? देखिए ऑब्वियसली कंडीशन मैटर करती हैं और अपनी स्ट्रेंथ को भी पता होना चाहिए। टीमों को अपनी स्ट्रेंथ का पता है, जैसे लाहौर कलंदर को शाहीन को अपनी टीम के बारे में पता है। शाहीन बड़ा क्लियर है कि जी हम डिफेंड करेंगे क्योंकि उसको अपनी बॉलिंग पे बड़ा इत्मीनान है। इसी तरह दूसरी टीमें होंगी, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो अपनी बैटिंग के ऊपर इंसार करता है। तो आई थिंक ये अपनी स्ट्रेंथ को सामने रख के आपने फैसला करना होता है। हैविंग सेड दैट ऑल्सो पिचेस को आपने ग्राउंड की कंडीशन को भी देखना होता है। कई जगह पे आप व्यू फैक्टर का
इशू अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी के स्टेडियम में अगर ड्यू फैक्टर है तो आप बैटिंग सेकंड करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप सेकंड बैटिंग करें ताकि आपको ऑपोजिशन जो बॉलर्स हैं आपको वो उनके स्किल लेवल वो इस तरह इस्तेमाल ना कर सकें बॉल के साथ जो बंदा करना चाहते हैं जो बॉलर्स। तो आई थिंक ओवरऑल आपको अपनी स्ट्रेंथ को सामने रख के फिर फैसले करने पड़ेंगे। राइट बिल्कुल, और स्ट्रेंथ को देख के, कंडीशंस को देख के, जाहिर सी बात है जो चीज आपके हाथ में नहीं है उससे ज्यादा आप उस पर डिपेंड करें जो आपके हाथ में है चीजें। बट इमाम, कमिंग टूवर्ड्स यू, पेशावर ज़ल्मी में एक बार बार सवाल हर कोई पूछ रहा है, मुजीबुर रहमान कहाँ है, मुजीबुर रहमान क्यों नहीं खिला रहे उनको। बट जब मैं उनके 4 फॉरेन प्लेयर्स देखती हूँ तो मुझे दिखता नहीं है कि वो कहाँ किसको हटाएं और किस ऑप्शन पे जो है वो मुजीब को लेकर आए। अगर मैं उनके फॉरेन प्लेयर्स आपके सामने रख देती हूँ तो फिर आप इस बात का जवाब मुझे दीजिएगा। टीकेसी खेल रहे हैं, राजापक्सा खेल रहे हैं, पावल खेल रहे हैं और नीशम खेल रहे हैं। बिफोर वी गो फर्दर, मुजीब का प्रोफाइल हमारे पास मौजूद है, तो मुजीबुर रहमान प्रोफाइल पे भी नजर डाल लेते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट है ना, हाउ इम्पैक्टफुल प्लेयर ही है और वो जगह नहीं बना पा रहे ज़ल्मी में। जी बिल्कुल जी, 205 मैचेस मुजीब जो खेल चुके हैं उसमें उनकी 225 विकेटें हैं, बेस्ट ऑफ 5 of 15 और एवरेज ऑफ 22 और इकोनॉमी अपने थ्रू आउट द करियर 6.63 के साथ जो है वो उन्होंने बॉल किया है। तो ना सिर्फ मुजीब विकेटें ले रहे होते हैं बट ही इज अ वेरी इकोनॉमिकल बॉलर एज वेल। और बॉलिंग का ही मसला है पेशावर ज़ल्मी को। 205 एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस, दुनिया भर की लीग्स में खेले हैं लाला ज़ाहिर है। तो जी इमाम यही बात कर रहे थे कि मुजीब का खेलना, मुजीब को क्यों नहीं खिलाया अभी तक, स्पेशली कराची में नहीं खिलाया तो पिंडी में तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर एक ही स्पिनर खेलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि इनको फिर अपनी बैटिंग को थोड़ा सा आपको जो है करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़ और फिर आपको बॉलिंग, क्योंकि इनको देखें सीधी सी बात है अगर आपको टूर्नामेंट जीतने आपको बॉलिंग तो अच्छी करनी पड़ेगी, वरना मुझे नहीं लगता ज़ल्मी इस बॉलिंग के साथ बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग बैटिंग चेस करेगी। हर दूसरे मैच में 200 करेंगे तो मुझे लगता है ये टूर्नामेंट जीतेंगे। अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है तो आपको विकेट्स लेने पड़ेंगे, आपको जो है पार्टनरशिप्स तोड़नी पड़ेंगी, तो ही जाके आपका टूर्नामेंट में कोई चांस बनेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुजीब को लाजमी खिलाना चाहिए। और उसके अलावा क्योंकि देखें जब आप पिकिंग सिस्टम होती है तो आपको पता होना चाहिए इसमें, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। समटाइम्स आपको फोर्सफुली चीजें नहीं मिलती, समटाइम्स आपको मिल भी जाती है, सो यू हैव टू बी लकी एट द सेम टाइम। बट ये है कि अगर आपका मुजीब बेंच पे है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मार्क है कि मुजीब बेंच पे अगर है तो वो होना नहीं चाहिए, स्पेशली पीएसएल में जाए तो उनके 4 फॉरेन प्लेयर्स देखकर उनके 4 फॉरेन प्लेयर्स देखकर किसकी जगह मुजीब को कहाँ खिलाया जाए। देखिए प्लीज राजापक्षे है, रोमान पाउलर है, इसके अलावा नीशम है और टीकेसी। आप नीशम को बाहर नहीं कर सकते क्योंकि नीशम इनके साथ आपको बॉल भी कर देता है, ठीक है। पावल बहुत अच्छी फॉर्म में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये राजापक्सा और टॉम कोलो कैडमोर ने 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली है, तो मुझे ऐसा लगता है राजापक्सा की जगह इनको एक लोकल जो है राजापक्सा की जगह इनको जरूर मुजीब को खिलाना चाहिए। राइट, मेरा एक अपना ओपिनियन है। नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली। पेशावर की मैं थोड़ा ऐड करूंगा, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं यहाँ पे कि क्यों पेशावर फंसी हुई है, क्यों नहीं खिला पा रही मुजीब को। जी, ये टीमें हमेशा मिस आउट कर जाती हैं जब वो अपना इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर पिक करती हैं। अब पेशावर ने इमर्जिंग कैटेगरी में दोनों स्पिनर पिक किए हुए हैं। अब वो स्पिनर सुफियान मुकीम अच्छी बॉलिंग उसने 2 मैचों में की, उसको कॉन्फिडेंस उसने 2-2 ओवर कराए। अब वो सुफियान अगर खेलता है या दूसरा जो अंडर-19 का एक और लड़का खेलता है तो फिर आप जहां एक स्पिनर है आपके पास ऑप्शन नहीं, या तो आपने कोई एक फास्ट बॉलर लिया होता ना तो यहाँ पे आप मुजीब को लाते और उधर से आप जो इमर्जिंग में फास्ट बॉलर खिला लेते, तो यहाँ पे वो फंसे हुए हैं जिसकी वजह से वो उस्मान कादिर को भी नहीं खिला पाए पिछले मैचों में। तो मैं हमेशा कहता हूं कि इमर्जिंग कैटेगरी आपको बहुत सोच समझ के प्लेयर लेने होते हैं कि आपके पास ऑप्शंस दोनों होनी चाहिए, वरना आप जहां पे भी कम्बिनेशन का मसला आता है, जैसे पिंडी है, स्पिन बॉलर आप एक से ज़्यादा नहीं खिला सकते नॉर्मली, जो हम जानते हैं पिंडी को इवनिंग फिर ड्यू फैक्टर। तो वहाँ पे आप देखें अगर मुजीब को आपने खिला लिया, दूसरी तरफ इमर्जिंग का एक बंदा खेलना वो भी स्पिनर है, तो इसका मतलब है अगर 4 ओवर ही कराने हैं तो वो एक बंदा आप 10 के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है पेशावर थोड़ी सी फंसी हुई है। और मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, इन्होंने फिर आखिर में जो है वो इन्होंने हसीबुल्ला को लिया।
अब वो अब देखिए आपने एज अ विकेट कीपर बैट्समैन तो रख लिया, लेकिन अगर आपको पता है कि वो भी एक एमर्जिंग और सप्ली उस कैटेगरी में ले लिया है कि आपके पास 2 ऑलरेडी स्पिनर्स हैं और तीसरा विकेट कीपर बैट्समैन खिला नहीं सकते, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जब आपको पता है कि मोहम्मद हारिस है, अब उसका बैकअप तो है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन उस हिसाब से बन नहीं पा रहा, क्योंकि जब आपने इमर्जिंग दोनों ही स्पिनर ले लिए हैं तो उस वजह से एक इनका बहुत बड़ा इशू आ गया, जिनको इनकी कॉम्बिनेशन अभी तक जब हम देख रहे हैं कि इनकी बॉलिंग फंसी हुई है और इनकी प्लेइंग 11 भी इसी वजह से फंसी हुई है। Yeah, absolutely. Or just to give you an idea about the schism, the gap between the top bowling performance और अगर आप ज़ल्मी की बात करें तो हम जानते हैं इस टूर्नामेंट के टॉप परफॉर्मर एहसानुल्लाह 14 विकेटें जो है वो अब तक ले चुके हैं, लेकिन ज़ल्मी की तरफ से जो टॉप विकेट कीपर हैं, विकेट टेकर हैं, वो जिमी नीशम है, जिन्होंने 5 मैचेस में 4 विकेटें हासिल की हैं और यही वहाब रियाज का सिलसिला है, 5 मैचेस में 4 विकेटें एंड बोथ ऑफ देम हैव गिवन मोर देन 9.5 रन्स पर ओवर। सो आपको इससे अंदाजा होगा कि हाउ मच कितना स्ट्रगल जो है वो ज़ल्मी इस वक्त कर रही है। मजीद हम कराची के स्क्वाड के हवाले से बात करें, लेकिन सवेरा क्या ख्याल है, प्रेडिक्शंस ले ली जाएं? बिल्कुल जी, सो बिकॉज बिल्कुल टाइम हो गया, सो इट्स टाइम फॉर प्रेडिक्शंस नाउ और देखते हैं कि आज कौन सी टीम चुनेंगे हमारे एक्सपर्ट्स। सो टाइम फॉर प्रेडिक्शन। मिसबा से तो हम पूछेंगे ही नहीं, मेरे से ना पूछे, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने अपना राइट आज जो है ना इरम को दिया है। आज रंजीत का ग्रीन है। अच्छा जीत कर ग्रीन हो गया भाई आज। तो ये हम समझें कि ये मिसबा और ये इरम, या आप दोनों की जो प्रेडिक्शन का जवाब है वो ये है कि लाहौर कलंदर्स। हाँ जी। इमाम आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं लाहौर के साथ जाना चाहूंगा। लाला मैं जी लाहौर। अरे भाई ये तो सारे पैनलिस्ट एक साथ ही सबने लाहौर चुन ली जी। तो यानी सारे जो हमारे एक्सपर्ट पैनल में जो भी हैं उन्होंने क्या चूज की थी? लाहौर कलंदर्स ही जीती। सो यस, एक साथ सबके पॉइंट्स बड़े हैं एंड यस मिसबा इज लीडिंग। या माशाल्लाह जी, मिसबा 20 पॉइंट जो है उनके हो चुके हैं। ये इसका वैसे इस पॉइंट का जो वो है ना वो इरम को जाता है, इरम को जाना चाहिए। बिल्कुल मिसबा तो इस्लामाबाद के साथ आप लोग वैसे वाकई सीरियसली हाँ, ये इसमें कहीं से वीटो पावर हमें यूज करनी चाहिए। लेकिन 18 and 16 so right. ये इस वक्त जो है हमारा एक्सपर्ट पॉइंट्स टेबल है और अब हम जाते हैं प्रेडिक्शन की तरफ। लाला आज आपकी सालगिरह, आज सबसे पहले प्रेडिक्शन। मैं तो सबसे आखिर आर्गुमेंट वैलिड है वैसे, आर्गुमेंट ये सॉलिड है वैसे। ठीक है, किससे स्टार्ट करें? इरम से शुरू करते हैं आज। यस इरम, लेडीज फर्स्ट। मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी। अरे कोई बात नहीं, देखिए आज वही बात है कि दिमाग मेरा कह रहा है कराची, लेकिन दिल मेरा कह रहा है पेशावर। तो अब दिल की मैं किसके साथ जाऊं ये आप बता दें। कोयटा, यानी कि कोयटा के साथ है ये। इरम टॉस कर ले, टॉस। चलें इरम बता दें। नहीं, आज मैं पेशावर के साथ जाऊंगी। पेशावर के साथ जाएंगे, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। इमाम से पूछते हैं जी, इमाम क्या लग रहा है फिर आज कराची पेशावर? नहीं, पहले बड़ों से पूछे। मुशी भाई बैठे हैं, मिसबा बैठे हैं, लाला की बर्थडे। मैं आज एंड पे, मैं हमेशा 2 मैचों से मैं पहले भी आ जाता हूँ। मैं छोटा हूँ लेकिन ठीक है, आज ये बड़े की बारी है। आज पहले मैं आखिर में बताऊँ। मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आइंदा जो है ना प्रेडिक्शंस जो है पर्चियों पे लिख के पहले ही रखवा दिया करें यहाँ पे, और वही पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना वो सुन के चेंज कर देते, प्रेडिक्शन से जो है ना वो इन्फ्लुएंस मुशी भाई। हम बदलने नहीं देंगे, रिकॉर्ड पे है चीजें, फिक्र ना करो। जो बंदा बोलता है वो उसी पे रहेंगे हम। मुशी भाई वो ये कह रहे हैं कि उसी वक्त फौरन सुनते हैं बराबर वाले को और चेंज कर लेते हैं, चुन के कुछ और आते हैं, और फिर जब जो आखिर में प्रेडिक्शन करता है वो देख लेता है कि किस किस ने क्या प्रेडिक्शन किया, वो प्रेडिक्शन बदल लेते हैं वे। वैसे ये एंड पे तो फिर मिसबा भाई और लाला ही दे रहे हैं। हाँ, ऐसे मुझे लग रहा है यही बदल रहे हैं। अब ये बहुत अच्छा आइडिया है। आगे से हम ये करेंगे, सबके सामने व्हाइट बोर्ड रख देंगे, सब अपनी अपनी टीम लिख के और हमें दिखाएंगे। ये मैं बताऊं बात कर कौन रहा है? मिसबा, ठीक है, और इसी ने मसला खड़ा किया है, इरम के ऊपर डाल दिया कि इरम को मैंने पहले ही बता दिया। भाई तू खुद बता। मिसबा ने बता, ये तो बड़ा मसला हो जा रहा है। हॉकी चल रही है, हमारे एक्सपर्ट्स इतने कम्पिटिटिव है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये जो कम्पिटिटिवनेस है ना आप लोग सब में। बट मुशी भाई, यस, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, कौन सी? पेशावर ज़ल्मी, नॉट थिंकिंग, नो डाउट अबाउट माय थिंकिंग, स्ट्रेट। ओ भाई चलें मिसबा से अब तो बता देंगे मिसबा जी। 2 हो गए पेशावर ज़ल्मी के वोट आज।
आज तो हालत वही है कि तुमरी हाँ ना में कोई फर्क नजर नहीं आ गया है, 50-50। ठीक है तो फिर लेकिन मैं भी मुशी भाई के साथ हूँ आज। मुझे लगता है तस्वीर पड़ी है उन्होंने। चले जल्दी। हाँ ये लेकिन, ये मिसबा का लेकिन का बड़ा मसला है ना। ठीक हो गया। पेशावर, वन मोर पेशावर। लेकिन चलो शाबाश इमाम। अब बच्चों की तरह बता दें प्रेडिक्शन। मेरी भी पेशावर है। पेशावर, ये वाओ। तो सभी एक साथ क्यों? लाला, ऐसे क्यों? ये पेशावर। अरे एक स्ट्रेटजी बनाते हैं यार, ये मुझे लग रहा है ये कोई मैच फिक्सिंग हो, मेरा मतलब है फैंसी फिक्सिंग हो रही है। फैंसी फिक्सिंग। ठीक है पेशावर ठीक है जी। पेशावर ठीक है। मतलब एक साथ सारे पैनल आज पॉइंट्स टेबल चेंज नहीं होनी हमारी। नहीं होने वाला, यही गेम लग रही है। सारों ने पेशावर का है। पेशावर का है यार। एक बंदा तो बोले ना कराची। कराची बोले ना आप। चलो मैं कराची कह रहा हूँ जी, मैं कराची। चलो जी भाई, इन्फ्लुएंस कर दिया है। लेकिन मैं मिसबा की तरह नहीं कहूंगा कि मैंने तो पहले वो कहा था आप लोगों के लिए, मैंने ये कर दिया ये वो। नहीं ठीक है, आ गया जी, डन हो गया। तो आज यानी 3 आए हैं इन फेवर ऑफ पेशावर एंड 1 इन फेवर ऑफ। मैं मानता हूँ इरम की मानते हो तुम। नहीं वैसे हैरत की बात है, वो मैच जो आज कराची को जीतना है उसमें ज़ल्मी को काफी सपोर्ट मिल रही है। बिल्कुल, और मैच दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं जीता हो कराची है, मुझे लग रहा है सेट हो गया मैच जो है इटसेल्फ जो लीग है पूरी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली 4th नंबर की ये जो एक जंग है ये काफी क्लैरिटी आती जाएगी उसके साथ साथ। बट कराची एक चीज का मुशी भाई बहुत फायदा उठा रहा है, जो क्लोज मैचेस कराची ने हारे हैं उसकी वजह से कराची का नेट रन रेट जो है वो इस वक्त बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ रन रेट के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है, जब आप बड़े क्लोजली मैच हारते हैं ना तो उससे होता पता है क्या कि स्टिल आपका वो डाउट वो जो होता है ना कि यार बहुत बुरा खेल रहे हैं, वो नहीं रहता आपके अंदर। हंगर बढ़ जाती है मेरे ख्याल से। नॉट फिनिशिंग द लाइन वेल। तो आई थिंक ये बड़ा कराची को एडवांटेज जाता है इस सेंस में कि वो बहुत कम मार्जिन से मैचेस आ रहे हैं। तो आई थिंक ये कॉन्फिडेंस लेवल उनके ड्रेसिंग रूम में डेफिनेटली एज ए कैप्टन अमाद और वसीम भाई वगैरह डेफिनेटली बताते होंगे लड़कों को कि ये बस 1-2 ओवर की गेम है, ये 1-2 डिसीजन की गेम होती है जो आपको यहाँ से वहां तक ले जाते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल कराची किंग्स आर प्लेइंग नॉट बैड क्रिकेट, बट होपफुली ये जो टूर्नामेंट अब शुरू होगा ना, अब यहाँ पे बड़े थ्रिलिंग मैच होने वाले होंगे, देखिएगा। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आज कराची में जो कि फोर्स चेंज हुआ था, मोहम्मद आमिर फिर से अवेलेबल हो गए हैं। मोहम्मद आमिर किसकी जगह खिलाएंगे आप? जो उनकी लास्ट 11 थी उसमें इमाद वसीम, आमिर यामीन, आकिफ जावेद, मलिक एंड तबरेज शमसी। जी मिसबा, मुझे लगता है जैसे हम डिसीजन ले रहे हैं आवाज भी बहुत कम आ रही है आपकी। मिसबा मैं कह रही हूं मोहम्मद आमिर चाहते हैं आपकी आवाज। मोहम्मद आमिर की अवेलेबिलिटी हो गई है वापस, सो किसकी जगह जो है वो मोहम्मद आमिर को खिलाते हैं आप? आई थिंक एक आसान डिसीजन नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल डिसीजन है क्योंकि आकिफ भी बॉलिंग ठीक कर रहा है। राइट। ऑब्वियसली आमिर यामीन से उनको थोड़ा सा एज मिलता है। मुझे लगता है कि यहाँ शमसी ने जिस किस्म की बॉलिंग की है, कंडीशंस आपको ये कहती हैं कि यहाँ पे नॉर्मली पिंडी में स्पिन नहीं होता, छोटी बाउंड्रीज भी हैं। तो आई थिंक ये वही बात हो गई कि बड़ा मुश्किल एक डिसीजन है, बट आमिर हैज़ टू कम। हो सकता है वो आकिफ की जगह आए, बड़े ओवरऑल प्रिंसिपली तो मुझे लगता है कि स्पिनर की जगह ही आना चाहिए। शमसी की जगह, यानी आप कह रहे हैं शमसी जो कि स्टार को ड्रॉप करना। जी मुशी भाई, मेरा जाती ख्याल है बड़ी वो करेंगे, आकिफ की जगह आमिर को ले आएंगे, लेफ्ट आर्म टू लेफ्ट आर्म, और बाकी वो अपनी बॉलिंग को इस तरह रखेंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल, आई थिंक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद शमसी को ड्रॉप करना वुड बी अ टफ कॉल। आमिर यामीन की जगह खेलेंगे। आमिर यामीन आई थिंक आमिर यामीन की जगह। लाला और मुशी भाई से मेरा एक सवाल है, आपको लगता है कि आमिर यामीन की जगह भी खेल सकते हैं मोहम्मद आमिर, क्योंकि आकिफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं? आमिर यामीन जो है ना वो इस तरह की कंडीशंस का ना, जो जहां पिच के अंदर कुछ होता, बड़ी अच्छी जगह पे बॉल करता है और साथ में वो बैटिंग भी कर लेता है। ठीक है, तो मे बी वो वैसे वाकई टफ कॉल, नो डाउट अबाउट बैटिंग को, उसकी बैटिंग को मैं हैरान हूं कि अभी बारी नहीं आ रही, वो अच्छा खेलता है। हालांकि दूसरी बात है, आमिर यामीन की लास्ट हमारे मैच में उसकी जो पेस आ रही थी ना,
वो 138, 139, 137, 136 के करीब आ रही थी। तो वो उसके स्विंग के साथ अगर उसकी पेस बढ़ी है ना, तो नए बॉल का ऊपर वो विकेट टेकिंग ऑप्शन भी है। तो आई थिंक उन्होंने क्या करना, आमिर के साथ, आमिर को 1 ओवर कराते हैं पावर प्ले में, फिर मिडिल में 1 ओवर कराते हैं, फिर एंड में 2 ओवर कराते हैं। तो पावर प्ले में जो नया बॉल है, आई थिंक आमिर यामीन जो है ना, एक्सपीरियंस भी है और उसको नया बॉल करना भी आता है, उसको अपने कंट्रोल है, वो दोनों स्विंग भी कर लेता है। तो आई थिंक आमिर यामीन को वो बैटिंग का एडवांटेज भी जाता है। तो आई थिंक दे विल थिंक अबाउट आकिफ रादर देन एनीवन एल्स। हां बिल्कुल। और मुशी भाई ऊपर से उसकी बैटिंग आ भी नहीं रही, बड़े अच्छे छक्के भी मारता है ये आमिर यामीन। यस, सो वेरी टफ डिसीजन फॉर कराची किंग्स कि किसको और किसको खिलाएं, बिकॉज नया वेन्यू, नई जगह, और पिंडी में हमें पता है कि फास्ट बॉलर्स एडवांटेज उठाते हैं ज्यादा और स्पिनर्स को इतना एडवांटेज नहीं मिलता। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़ में, और ज़ाहिर है बहुत तफसील के साथ जो है वो चल रही है डिस्कशन आज के होने वाले इस मैच के हवाले से। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स, दोनों टीमें अपने आप को इस मकाम पे ले आई हैं कि उनके लिए आज का मैच जीतना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। लेकिन ये भी याद रहे कि खिलाड़ियों के आने और जाने का सिलसिला जो है वो अभी लगा हुआ है। अभी मैं अपने ट्विटर टाइमलाइन पे मैंने देखा तो एलेक्स हेल्स जो है वो जूस नोश फरमा रहे थे इस्लामाबाद के होटल में बैठे हुए, तो इस्लामाबाद में रीइंफोर्स करने को पहुंच गए। लाला क्या जबरदस्त एडिशन पहुंच गया, नहीं जबरदस्त। अब इस्लामाबाद टीम इस्लामाबाद हो गई। चलें, मैं जिसको लिंक को मिस कर रहा था वो ये था। और इसके अलावा कुछ और भी आपको नजर हम अपडेट्स देते हैं जी। जेम्स विंस की जगह एडम रोजलिंगटन, उनके हवाले से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बकिया तमाम मैचेस के लिए वो दस्तयाब होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर के जेसन रॉय बांग्लादेश चले गए सीरीज में, उनकी जगह नजीबुल्लाह जादरान को जो है वो बकिया PSL के लिए वो अवेलेबल होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हसारंगा आपको पता है वो भी वापस चले गए थे, उनकी जगह कैस अहमद जो है अफगानिस्तान के, वो बाकी मैचेस खेल रहे होंगे। इसके अलावा और क्या सिलसिला है जी, हाँ दासुन शाना का जो है वो भी स्क्वाड छोड़कर श्रीलंका रवाना हो गए थे, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने यंग यासिर खान को जो है वो उनकी जगह सप्लीमेंट्री जो पिक लिया था उनको वो टीम में शामिल किया। वैसे मुझे लग रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स अब श्रीलंकन प्लेयर्स को उठाना जरा कम कर दे, बिकॉज इन श्रीलंकन प्लेयर्स ने तो बड़ा धोखा दिया, रुके नहीं है, काफी सारे चले गए, उनके बोर्ड्स ने NOC नहीं दिया लाला। ये एग्जैक्टली, बल्कि वो हसारंगा तो वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपना लोकल जो है टूर्नामेंट खेलें। Yes, कैप्टन यहाँ एक तरीका ठीक गुड थिंग। हाँ, मैं यही सवाल पूछ रहा था। अपनी क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, और हम भी तो अगर हमारा भी करे प्लेयर तो हम बोलेंगे ना हमारी डोमेस्टिक खेलो यार, रादर देन तुम वहाँ खेलने जा रहे हो। लेकिन बहरहाल भी ऐसा होता तो नहीं है जब हमारे यहाँ वैसे डोमेस्टिक होती है। ये बहुत एक वास्ट टॉपिक है जिसपे हमें बात करनी चाहिए। हम आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से इस पे भी बात करेंगे कि जब हमारे यहाँ डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा होता है तो बाहर भेज दिया जाता है लड़के को ये कहकर कि वहाँ ज्यादा अच्छी उसको प्रैक्टिस मिल जाएगी। क्या लाला वैसे नहीं, सबके लिए बराबर। और ये बात इमाम मिसबा आप बड़ी दफा इस चीज को किया कि डोमेस्टिक सीजन आपका चल रहा है तो हर प्लेयर अवेलेबल हो, एटलीस्ट 4-5 मैचेस खेले, उसके बाद जाए, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल बाहर का भी एक एक्सपोजर मिलना चाहिए, बाहर की टीमों का, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का जरूरी है वो भी। चलें जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात चल रही है और कोयटा ग्लैडिएटर्स का ज़ाहिर है हम तफसील से ज़रा बात करेंगे, बिकॉज ज़ाहिर है वो अभी तो काफ़ी लंबे ब्रेक पर थे लेकिन अब वापस आएंगे। लेकिन उनके एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर इफ्तिखार कोयटा के, उनसे हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा ने जो है वो बातचीत की है, तो ज़रा आपको वो सुनाते हैं और फिर उसके बाद वापस आते हैं। इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं, हार्ड हिटर हैं और पूरी दुनिया में बड़े बड़े छक्के लगाने से जाने जाते हैं। इफ्तिखार भाई, ब्लड प्रेशर आपका भी लो लग रहा है, परफॉर्मेंस भी लो लग रही है कोयटा की, क्या चक्कर क्या है? जब आप टीम हारती है तो उसमें बहुत से ज़्यादा सवालात निकल आते हैं और ये हकीकत है कि जो टीम जीतती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है। तो देखते हैं, हमारी टीम बैलेंस टीम है, मगर मैं समझता हूँ जो 3-4 मैचेस में हमारी कम्बिनेशन थी वो नाकाम रही। कोच और कप्तान से मीटिंग करके थोड़ा कम्बिनेशन को बेहतर बनाया। और के बॉलर्स को कि कौन से स्टैंड में छक्के फेंकेंगे, क्योंकि आप तो बड़े बड़े छक्के लगा सकते हैं। एक वर्ल्ड क्लास के बॉलर है शाहीन, हारिस, ये वर्ल्ड क्लास के बॉलर है, मगर देखो हमारे पास भी इंटरनेशनल अच्छे प्लेयर हैं और हम कोशिश करेंगे कि यार उससे जीत जाए, क्योंकि ये नहीं है कि वो अच्छे बॉलर है वो ही आउट करेगा, ऐसे नहीं है क्रिकेट में। बाबर पर क्यों तनकीद होती है कप्तानी के लिहाज से? तीनों फॉर्मेट से कहते हैं कि उसे हटा दिया जाए। तो बाबर जैसा कप्तान मेरे ख्याल में जितने भी हमने क्रिकेट के लिए और जितना हम आप लोग भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, तो बाबर जैसा प्लेयर मेरे ख्याल में सारे वर्ल्ड में नहीं है। पहले आपने वो लेवल को देखे कि हाँ मैं उस लेवल का क्रिकेटर हूँ कि मैं उस पर बात करूँ,
फिर पहले तो बाबर जैसा क्रिकेटर अपने आप को बनाओ, फिर बाबर पे तनकीद करो। अपने भतीजों के नाम क्या आज पैगाम देना चाहेंगे हमारे इत्तवासत? देखो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये नाम इतना बुरा नहीं है जो लोग मुझे कह रहे हैं। ये तो बाबर ने एक उसमें किया था और वो ना हिट हुआ है, तो ये भी मेरे लिए इज्जत की बात है। वो उसे ऐसे नाम आए उससे बेहतर है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद मौजूद थे और कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से उन्होंने कहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो जरूर कम बैक करेगी। तमाम तर जो लड़के हैं वो मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आएंगे। बिल्कुल जी, कल होना है मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स का। हमने एडवांस में आपको इफ्तिखार की ये बातें सुना दी हैं और आपको ये इंटरव्यू दिखा दिया। बट यस, जब हम कराची किंग्स की बात कर रहे हैं, सो मैं वापस लाहौर के पैनल की तरफ जाऊंगी। हमने पेशावर ज़ल्मी की तो बहुत अच्छे तरीके से उनकी जो वीकनेस है वो आइडेंटिफाई कर ली कि बॉलिंग इज़ व्हाट दे नीड टू वर्क ऑन। वो अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं, मगर मसला उनकी बॉलिंग में है। जब मैं कराची किंग्स की बात करती हूँ, क्या उनका वीक लिंक आपको क्या लगता है? मिसबा, कमिंग टू यू, आपसे शुरू करती हूँ मैं ये बात। देखिए, मेरे ख्याल में कराची जितने भी मैच हारी है, कराची भी किसी हद तक मैं कहूँगा कि बॉलिंग उनकी उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। 200 अगर आप कराते हैं और फिर 202 मैचों में आपने करा दिया, आलमोस्ट मुल्तान के अगेंस्ट भी ऐसे ही हुआ, तो इट मीन्स कि आपकी बॉलिंग सही परफॉर्म नहीं कर रही। मैं समझता हूँ उनकी बैटिंग ने अच्छी परफॉर्मेंसेस थी कि 1-1, 2-2 रन से वो मैच हारे। चेज़ में अगर आप इतने बड़े रन्स करते हैं तो एक बैड लक ही थी कि मैच वो नहीं जीते। ओवरऑल बैटिंग की परफॉर्मेंस अच्छी थी कराची की। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा, जो मैंने पहले भी बात की, कि कराची ने बड़ा इम्पोर्टेंट उनका पिछला जो मैच था उसमें मलिक की बॉलिंग थी, उसमें माद वसीम की बॉलिंग थी, उसमें शमसी की बॉलिंग थी। आज एक नया चैलेंज है उनके पास, कंडीशन सडनली चेंज हो गए, जो कि फिर एक बैड लक है उनकी, मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि वहीं पे जैसी उन्होंने परफॉर्मेंस की थी और 2 मैच और उनको मिल जाते तो मुझे लगता है वो बड़ी फेवरेट टीम होती वहाँ पे। आज फिर मैं समझता हूँ कि विंस और फिर इनकी जो कंडीशंस चेंज हुई हैं, इसकी वजह से कराची थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होगा। आई थिंक स्टिल दे नीड टू इम्प्रूव देयर फास्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस। बड़ा क्रिटिकल होगा आज के मैच में कि इनके फास्ट बॉलर्स कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अगर 170-80 के अराउंड, 180 से नीचे आप किसी भी टीम को रोक लेते हैं ना, देन यू हैव अ चांस। इससे ऊपर जब चला जाता है वो कैसी भी कंडीशन तो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। इरम, पिंडी के स्टेडियम की जब हम बात करते थे, एक कराची पाकिस्तान के एक उन स्टेडियम्स में से ये जगह हुआ करती थी कि जहाँ पे ज़रा बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को मदद मिला करती थी। अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में हमने वो चीज़ भी ख़त्म कर दी, एक बिल्कुल डेड विकेट बनाई थी, जो कि ज़ाहिर है हमारे ऊपर लेने के दिन ही हमको उसमें पड़ गए थे। वरना अंटिल साउथ अफ्रीका सीरीज़ आपने देखा था कि बड़े मज़ेदार वहाँ पे और कंपेरेटिव मैचेस हुए थे, बॉल और बैट का मुकाबला। अगर हम आर्ग्यूमेंट से की अज्यूम करते हैं कि पिंडी की जो असल विकेट है उस तरह की विकेट आपको देखने की मिलती है, मैं 2 प्लेयर्स के हवाले से, ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान उन पर नज़र जमा के बैठा हुआ है, जो पेशावर ज़ल्मी के टॉप 3 में जो 2 नौजवान आते हैं, हारिस और साइम अयूब। सो अगर वहाँ पे विकेट पे थोड़ी सी मदद मिलती है बॉलर को, थोड़ी सी सीम होती है, थोड़ा सा बाउंस भी वहाँ पे मिला करता है, हाउ डू यू सी दीज 2 गाइज परफॉर्मिंग? बिकॉज काफ़ी हद तक इरेटिक किस्म की परफॉर्मेंस चल रही है। किसी मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट फिर अगले मैच में स्ट्रगल करते हैं। सो हाउ डू यू सी दीज 2 गाइज? जी, मुझे लगता है मुझे ऐसा मेरा अपना बिलीव है कि मुझे लगता है ये दोनों प्लेयर्स जो हैं ये इस विकेट पे ये इनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि जिस तरह साइम अयूब की बात करें तो वो मुझे लगता है कि वो ऑन द अप खेलना उसको बहुत पसंद है और वो अच्छा लाइक उसको थोड़ा फास्ट बॉल चाहिए भी, बॉल को वो आने भी देता है, वो टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मुझे लगता है कि हारिस को थोड़ा सा शायद स्ट्रगल करना पड़ जाएगा जिस तरह का बॉल उनको आएगा, लेकिन अगर वो सेट हो गए तो बाद में उनके लिए विकेट थोड़ा इजी हो सकता है। हाँ, मुझे लगता है साइम है कि वो जब आएंगे तो उनके लिए थोड़ा सा विकेट इजी हो जाएगा, क्योंकि जैसे भी आपने पिंडी की बात की कि अब विकेट्स जो हैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर बन गई हुई है बैटिंग के हिसाब से। मुझे लगता है कि दोनों के लिए ईजी होगा, लेकिन थोड़ा सा हारिस शायद थोड़ा सा स्ट्रगल करें। अच्छा मुशी भाई, कल इंजी भाई से सवाल हुआ था, हमें हमारे कॉलर ने यह सवाल पूछा था
मोहम्मद हारिस और साइम अयूब को लेकर उनकी बैटिंग पोजीशन पे, बैटिंग ऑर्डर पे, बिकॉज मोहम्मद हारिस जो है वो पाकिस्तान के लिए जब खेलते हैं तो वो तीसरे नंबर पे बैटिंग करते हैं। तो क्या जब लीग्स में ये जो टीम्स खेलती हैं, ये टीम्स, हम बेसिकली हमारा कोर रीज़न ये होता है कि हम अपने टैलेंट को फैसिलिटेट करें और वो एक ड्रेस रिहर्सल दें इंटरनेशनल सिनेरियो की। सो क्या पेशावर ज़ल्मी इस तर्ज पे सोच सकती है कि मोहम्मद हारिस को जो है वो तीसरे नंबर पे खिलाकर और तीसरे नंबर पे खिला के पाकिस्तान टीम के लिए प्रिपेयर किया जाए? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में सबसे पहले फ्रेंचाइज टीम अपनी देखती है, अपना कॉम्बिनेशन देखती है। उनको अपने काफ़ी लड़कों के उन्होंने रोल क्लियर किए होते हैं, जब वो ड्राफ्टिंग में भी लड़कों को पिक कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमारा पैनल बात कर रहा था कि जी उन्होंने दोनों स्पिनर उठा लिए, जैसे हमने एमर्जिंग में दोनों फास्ट बॉलर उठा लिए। तो आपने देखना होता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस नंबर पे कौन से बैट्समैन को आपने खिलाना है। तो आई थिंक ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपने आप को पहले देखते हैं। इसमें प्लेयर थोड़ा सा कम्युनिकेशन जरूर कर सकता है कोचेस के साथ या मैनेजमेंट के साथ कि जी मुझे इस नंबर पे खिलाएं क्योंकि इस नंबर पे मैं ज्यादा सूटेबल हूं या मैं कंफर्टेबल फील करता हूं। उसके बावजूद कोच और कप्तान का रोल होता है कि उन्होंने उस बंदे को बताना होता है कि नो दिस इज व्हाट वी थिंकिंग अबाउट यू एंड यू हैव टू डू दिस। सो वो बड़ा क्लियर हो जाता है टूर्नामेंट से पहले कि जी आपका ये रोल है और आपने ये खेलना है हमारे लिए। तो हारिस का आई थिंक पेशावर ज़ल्मी से वो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स जब से वो खेल रहा है तो ओपन करा के ही उन्होंने ऊपर से अटैक करवाते हैं ताकि जितना पावर प्ले का वो फायदा उठा सकें उठा लें। और साइम अयूब वो टोटली डिफरेंट है, उनको पता है कि नंबर 3 पे आके ये क्रिकेटिंग शॉटें मारता है, अगर विकेट जल्दी गिर भी जाती है तो ही विल प्ले गुड क्रिकेटिंग शॉट और इसकी बेसिक ज्यादा तगड़ी है, तो अच्छी, इसलिए फिर वो नंबर 3 का और ओपन का उन्होंने डिसाइड किया होगा, आई बिलीव। राइट लाला, कराची किंग्स का जब हम जिक्र कर रहे हैं आज पूरे प्रोग्राम में, हमने एक खिलाड़ी जिसका नाम नहीं लिया और एक बड़ी प्रोमिनेंट ट्रेड कराची किंग ने की थी हैदर अली की, आपको पता है पेशावर ज़ल्मी। और ये हैदर का बज़ाहिर तो भी लग रहा है, इवन दो क्रिकेट में यू नेवर से नेवर, लेकिन बज़ाहिर तो लग रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग अब हैदर का उसको काफ़ी चांसेस दिया है बट डिलीवर नहीं कर पाया। बल्कि पिछले मैच में जो एक मैच तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रन आउट भी करवा दिया था जिसकी वजह से वो मैच तकरीबन ख़त्म हो गया। हैदर को क्या मशवरा देंगे आप? अब जाओ डोमेस्टिक जाओ खेलो, फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का छोड़ो, जस्ट फोकस ऑन, क्या क्या कहना चाहेंगे आप उनको? देखें आप, मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से हम भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, बहुत सारे मौके मिले, तो आप प्लेयर्स के अपने हाथ में भी है, जो वो अपॉर्चुनिटीज आती है उसको तो अवेल तो करना पड़ेगा ना, कोई और तो नहीं कर सकता, करना तो उसी ने ही है ना। हैदर अली को मैं और आप जज नहीं कर सकते, वो अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर खुद ही जज कर सकता है। अगर उसका अंदर का ज़मीर या बंदा जो है उसके साथ ईमानदार होगा तो उसको उसकी गलतियां बताएगा कि तुम गलती कर क्या रहे हो। मैं और मजबा तो देख लेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसकी असल जो गलती है जहां से वो बेहतर अंदर से जानता है, वो उस चीज पे उसको काम करने की जरूरत है। हमारे कुछ प्लेयर्स बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे लोग चाहिए जो उनके साथ बात कर सके, रियलिटी चेक कि भाई तुम ये, हमारे पश्तो में मिसाल है कि दोस्त रुलाएगा दुश्मन हंसाएगा, दोस्त आपकी बुराई बताएगा, ठीक है ना। तो कुछ लोग आपका जो ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन, ऑफ द फील्ड जो आपका उठना बैठना किन लोगों में, क्या वो आपका फोकस क्रिकेट पे रख रहे हैं, क्रिकेट से हटा रहे हैं, क्या वो वाकई आपके दोस्त है, तो कुछ लोग ऐसे होने चाहिए इर्द गिर्द। मेरे ख्याल में मुशी भाई जरा आप इस चीज को और अगर आगे करना चाहें तो। बिल्कुल, शायद बड़ी जबरदस्त आपने बात की एंड में, जो आप कंटिन्यू करते हैं ना, तो ये बड़ी अच्छी बात थी। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको आपको लेके चलना पड़ता है, टैलेंटेड होते हैं, उनसे परफॉर्मेंस लेनी होती है आपने। जिस तरह मिसबा है, अमाम है, या आप हो, या हम लोग, अल्लाह का शुक्र है मेंटली हम लोग टफ थे। कुछ लोग टफ नहीं होते, नेचुरली बेचारे वो, उनको कॉन्सिक्वेंसेस का ज्यादा डर होता है। तो आई थिंक इसमें जो कोचेस का रोल होता है या मैनेजमेंट का रोल होता है और भी सामने आना चाहिए, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। हैदर अली इज अ वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, उसके हमने सबने उसके एविडेंस भी देखे हुए, वो स्कोर करता है तो वो भी बड़ा अच्छा पॉजिटिव खेलता है। बट आई थिंक कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो ना दे आर वेरी नर्वस कैरेक्टर्स, उनको आपने उस नर्वसनेस से निकालने के लिए आपने उनका मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसबा जब कोच था ना तो हम इंग्लैंड का टूर कर रहे थे, जब इसका डेब्यू हुआ ना इंग्लैंड के खिलाफ, तो यकीन करो, शायद आई शुड नॉट से दिस बट मैं ये एग्जांपल के तौर पर करना चाहता हूँ कि जब ये थ्रो डाउन कर रहा था तो मैंने उस दिन कहा मैं आज किसको थ्रो डाउन मैं कराऊंगा। थ्रो डाउन मतलब नहीं था, मैंने उसको जाके सिर्फ हैदर को ये कहा, मैंने कहा हैदर जिस तरह अपने क्लब में जाके मैच खेलते हो ना, ये क्लब से भी आसान क्रिकेट है, इसमें तुमने डरना नहीं है, आउट होने का डरना नहीं है। तुम देखना जब तुम्हारा जो बॉल जिधर आए ना उधर फेंटा देना,
कोई टेक्निक की बात नहीं की, कोई कुछ नहीं बात की, उससे उसका प्रेशर ऑफ होना शुरू हो गया। तो कई प्लेयरों के लिए आपको प्रेशर ऑफ करने के लिए ऐसी बातें करनी पड़ती है 5-10 मिनट पहले। सईद अनवर से बड़ा प्लेयर तो कोई नहीं था ना। और आप लोगों को पता है कि सईद भाई जब बैटिंग करने जाते थे 5 मिनट पहले वो इतना प्रेशर में होते थे, कभी मैं उनके कंधे दबा रहा होता था, कभी इंजी उनसे बात कर रहा होता था, सईद भाई कुछ भी नहीं है, पिच बड़ी फ्लैट लग रही है। तो ये सब कुछ जो उनका जो वो मोमेंटम था ना 5 मिनट का, वो हमने ऑफ करना होता है। सो पीपल शुड नो पीपल रोल, पीपल शुड नो पीपल नेचर्स। I think when you know these things, you'll get best out of the players. It's very important. बिल्कुल, it is very important because हैदर ने जब स्टार्ट ऑफ किया था, he was such a promising character, and over the period of time, टीम में रहते पता नहीं कहाँ उनका कॉन्फिडेंस डीरेल हो गया, या वो डिफरेंट तरीके से खेलते थे, उनको डिफरेंट तरीके से खेलने का बताया। सॉरी, ये सारे बैठे हुए हमारे साथी बैठे हुए, पता है कि कई लोगों को आपको कोचिंग नहीं करनी होती। स्मार्ट कोचिंग इज नॉट टू कोच। Sometimes some people don't need coaching. उनको अगर कोई टेक्निकल भी इशू है ना, तो आपने ड्रिल्स ऐसी क्रिएट करनी होती है, वो उनका मसला भी हल जाए, उनको मेडिसिन भी मिल जाए, और उनको ये भी पता ना चले कि इसका आपको क्या हो क्या रहा है। तो आई थिंक ये एक बड़ी स्मार्ट सी ये कोचिंग फिलॉसफी जो है ना, ये बड़ी स्मार्ट चीज है। इसमें आपके मैनेजमेंट स्किल तगड़े होने चाहिए नंबर 1, और हर बंदे के साथ आपके रिलेशनशिप डिफरेंट होने चाहिए, और आपके रिलेशनशिप ट्रस्ट इतना होना चाहिए प्लेयर को कि वो अंदर की बात बता दे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉल से डरता है, तो अगर वो किसी को नहीं बताएगा तो उसको सोल्यूशन नहीं मिलेगी। अब सबको पता है कि एक बंदा बॉल से डरता है या वो घबराता है खेलने से। अगर वो बंदा जिस दिन आपको दिल की बात बताएगा कि जी आई एम स्केर्ड ऑफ बॉल, आई एम स्केर्ड ऑफ फेलियर, तो आप उसको बेहतर तरीके से अपनी स्टोरीज के थ्रू उसको बता सकते हो और उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। ये रिलेशन बिल्ड अप करने के लिए यू हैव टू मेक इट मोर कम्युनिकेशन विद काइंड ऑफ कैरेक्टर लाइक हैदर अली। मुशीब भाई मुझे एक बात बताएं इमाम, बल्कि आप एक बात बताओ, आपकी तरह सोच देखना चाह रहा हूँ। आपको जब भी आपको बीमार होते हो तो आप कहाँ जाते हो? मरीज को कहाँ लेके जाते हो? हॉस्पिटल लेके जाते हो ना, ताकि उसका इलाज हो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे जो प्लेयर्स हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है, वो कहाँ जाएं? इमाम जरा बताओ इसको थोड़ा सा डिटेल। लाला, आपने जो बीच वाली बात की ना, मैं उस पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। देखिए, जब आप पाकिस्तान के लिए आते हैं ना, तो ये तो बात ज़रूर है कि आप में टैलेंटेड हैं, आप अच्छे हैं, तो आप पाकिस्तान में हैं। उसके बाद मेंटली आप ज़रा थोड़ा सा सफ़र करते हैं। मुझे जो बाबर और मेरी दोस्ती का जो मुझे उसको फ़ायदा हुआ है ना, कि हम दोनों ना बहुत ऑनेस्ट हैं एक दूसरे से। हम अगर चीज़ गलत करते हैं ना, तो हम आके ये नहीं कहते कि यार हमने ठीक किया, हम कहते हैं कि ये गलत किया है। अगर मुझे ये चीज़ नहीं आती, अगर मेरा स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है, तो हमने कभी आज एक दूसरे से झूठ नहीं बोला। हम कहते हैं कि यार हमें ये मैच जितवाना चाहिए था, हमने नहीं जितवाया, कि यार हमें यहाँ पे चांस लेना चाहिए था, हमें चांस नहीं लिया हमने, हमें इसको बेहतर करना है। तो जो आपने बात की ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी सराउंडिंग है ना, आप किसके साथ खाना खाते हो, किसके साथ बाहर जाते हो, किसके साथ उठते बैठते हो, जो आपकी कम्युनिकेशन किन लोगों के साथ है, उन लोगों को एक तो रियलिटी चेक, एक तो ब्रूटली ऑनेस्ट, और उसके बाद उनको हमेशा आपकी एक अच्छी गैदरिंग, मुझे ऐसा लगता है बहुत जरूरी है कि किन में आप उठते बैठते रहो, कि जो आपको पॉजिटिव भी साथ साथ कहें और साथ में आपको ऑनेस्टी से भी अपनी गलतियां बताएं। तो उसका बहुत फायदा हुआ है मुझे, और उसको बाबर को बहुत फायदा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हैदर अली को भी इसका फायदा होगा, कि जब उसकी मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम टोटली रॉन्ग, कि जो उसकी गैदरिंग है और जो उसकी है ना, वो बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल लोगों में है। जितना मैंने उसको देखा है, वो ज़ल्मी से भी खेला है पाकिस्तान में, तो वो मुझे कभी आज तक नजर नहीं आया कि वो अगर ठीक हो सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उसको अल्लाह ने बहुत टैलेंट दिया है। वेरी नाइस इमाम, थैंक यू सो मच इमाम। मुशीब भाई बहुत शुक्रिया। मिसबा, इरम, थैंक यू एज ऑलवेज। लाला, एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू, और आई होप यू एंजॉयड द केक एंड ऑल। और ऑफ कोर्स जी, वर्सेस पेशावर, वेल हम तो जहां बड़ी बड़ी राइवलरीज की बात करते हैं, इस मैच में याद रहे पाकिस्तान की डोमेस्टिक T20 क्रिकेट के 2 इंतहाई प्रॉमिसिंग खिलाड़ी आज एक्शन में नजर आएंगे। साइम अयूब का तो जिक्र हुआ, तैयब ताहिर भी जो है वो आज एक्शन में होंगे ऑफ कोर्स फॉर कराची किंग्स। सो इट्स गोना बी अ गुड मैच, फन मैच। हम काफी बात कर चुके हैं दोनों टीमों के लिए। लीग मैच की जो राइवलरी थी, अब वो जरा ठंडी हो गई है, वो वाली अब वो ठंडी हो चुकी है। हमने कितनी बातें की थी इसके हवाले से। चलें जी, कल होगी इंशाल्लाह मुलाकात आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।